आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHIC 104 हिस्ट्री ऑनर्स का आपका भाई मेरे सब्जेक्ट रहेगा BHIC 104। और इस क्लास में भाई मेरे मैं जितने क्वेश्चन बताने वाला हूं ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। जितना मैं बता रहा हूं इतना जरूर करके जाइएगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में भाई मेरे आपको 5 क्वेश्चन करना है, 8 क्वेश्चन आएगा और 5 के 5 जितना बता रहा हूं 5 क्वेश्चन आपको आराम से जरूर मिल जाएगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा भाई मेरे, रोमन साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था प्रशासनिक संरचना को बताओ। और उत्तर रोमन साम्राज्य क्या भाई, रोमन साम्राज्य को लेकर के एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन 100% आएगा। रोमन साम्राज्य की भाई मेरे राजनीतिक व्यवस्था क्या है, रोमन साम्राज्य का भाई प्रशासन बताओ, शासन प्रशासन कैसे था इसको बोलते हैं। या उत्तर रोमन साम्राज्य क्या है, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता भाई रोमन साम्राज्य का पतन क्यों हो गया, भाई खत्म क्यों हो गया, ठीक है मिट्टी में क्यों मिल गया कह सकते हो, रोमन साम्राज्य का पतन क्यों हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन जाते ही मिलेगा। ठीक है, देखिएगा रोमन साम्राज्य का भाई हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था क्या है। रोमन साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का विकास गणराज्य से हुआ। भाई रोमन साम्राज्य में क्या था, गणराज्य था, रिपब्लिक था भाई, रोमन साम्राज्य रिपब्लिक था और साम्राज्य से इंपायर की ओर गया था। यानी रोमन साम्राज्य कैसा भाई, रोमन साम्राज्य गणराज्य है। गणराज्य मतलब समझते हो कि जहां पर भाई मेरा राजा भी है तो वह भी लोगों के द्वारा या किसी लोगों के द्वारा चुनकर के आ रहा, उसी बोलते हैं गणराज्य। और रोमन साम्राज्य कह सकते हो कि गणराज्य से यानी रिपब्लिक से कह सकते हो कि एक एम्पायर की बहुत बड़ा साम्राज्य बना। एक छोटा सा जो गणराज्य था भाई मेरे रोमन साम्राज्य, कह सकते हो कि आगे चल करके एक बहुत बड़ा एम्पायर कह सकते हो बना भाई मेरे रोमन साम्राज्य। गणतंत्र से साम्राज्य की ओर भाई मेरे गया, यानी रोमन साम्राज्य कह सकते भाई 27 ईसा पूर्व में, क्या 27 ईसा पूर्व में अगस्ता ने साम्राज्य की स्थापना की। भाई कह सकते कि 27 ईसा पूर्व में कह सकते कि अगस्तस है ना, नाम क्या है भाई मेरे, 27 ईसा पूर्व में भाई मेरे अगस्तस नाम का एक आदमी था जिसने कह सकते भाई रोमन साम्राज्य की स्थापना की है। उसने स्वयं को प्रथम नागरिक कहा, यानी रोमन साम्राज्य का प्रथम नागरिक कौन है, यानी प्रिंसेस कौन था भाई मेरे, अगस्तस है। अगस्तस ने कह सकते भाई मेरे रोमन साम्राज्य की स्थापना की है। गणराज्य की संस्था को बनाए रखा और वास्तविक शक्ति सम्राट के हाथों में होती थी। देखो रोमन साम्राज्य में भाई क्या गणराज्य था, लेकिन यहां पर जो पावर होती, जो शक्ति होती थी किसके पास होती थी भाई मेरे, सम्राट यानी राजा के पास होती थी। यहां पर भी राजा होता था, लेकिन कह सकते कि जो संस्थाएं थी, जो इंस्टीट्यूशन होते थे वो एक प्रकार से क्या थे भाई, गणराज्य थे। यानी गण मतलब जनता, इन कह सकते हो उसमें एक प्रकार से गणराज्य है कह सकते हो, लेकिन राजशाही है रोमन साम्राज्य में। ये मत समझना कि भाई राजा का जो चुनाव है वो जरूर हो सकता है जनता चुन रही है, लेकिन यहां पर राज्य व्यवस्था है। रोमन साम्राज्य भाई मेरे गणराज्य से एक बड़े एम्पायर में बदला है, तब्दील हुआ है, और कह सकते हो भाई बहुत बड़ा साम्राज्य भाई मेरे रोमन साम्राज्य। ठीक है, देखिएगा सम्राट की शक्ति यहां पर क्या होती भाई, जो सम्राट होता था, शासक है ना जो सम्राट, यहां भाई राजा को जब बड़ा राजा होता उसको भाई हम लोग बोलते भाई सम्राट। सम्राट की शक्तियां भाई क्या होती थी भाई रोमन साम्राज्य में, सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था भाई सम्राट रोमन साम्राज्य में। जैसे खास तौर से हमारे यहां पर भी राजा वाजा हुए हैं तो वहां पर देखा होगा ना कि भाई जो राजा है वही भाई युद्ध के समय सेना का भी नेतृत्व करता है। देखो भाई यानी जो सेना यानी सम्राट है, यानी जो शासक जो राजा है वो सेना का भी सर्वोच्च सेनापति होता है। भाई जब कभी युद्ध होगा तो आगे बढ़ करके कह सकते हो सेना को लीड करेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या, कानून बनाने भैया सम्राट की भैया खूब चलती थी। कानून को लागू करने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति भाई मेरे रोमन साम्राज्य में किसके पास है भाई मेरे, सम्राट के पास है, राजा के पास है जी। दूसरा धार्मिक प्रमुख भी है, धर्म में जो भी नियम कानून है उसमें भी भाई मेरे सम्राट की चलती थी। यानी रोमन साम्राज्य में जो धार्मिक रूप से जो कानून बनते थे, धर्म में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर जो शासक जो राजा है उसी का प्रभुत्व हमको दिखाई देता भाई मेरे रोमन साम्राज्य में। यानी राजा के पास कह सकते हो कि राजनीतिक अधिकार तो है, पॉलिटिकल पावर तो थी इसके पास, लेकिन साथ साथ कह सकते हो कि भाई एक प्रकार से धार्मिक शक्तियां भी राजा के हाथ में पड़ी हुई है। यानी धार्मिक रूप से भी राजा सशक्त है, धर्म में भी कह सकते हो उसकी भाई एक प्रकार से चलती है रोमन साम्राज्य में। न्यायिक अधिकार भाई न्यायालय में भी, यानी कह सकते हैं जजी में भी कह सकते हैं, न्याय करने में भी रोमन साम्राज्य के जो राज सम्राट होता भाई उसकी खूब चलती थी। जैसे हमारे यहाँ पर राजशाही रही है ना, तो रोमन साम्राज्य में एक प्रकार से कहते हैं राजा के पास जो सम्राट होता था इसके पास न्यायिक अधिकार भी होते थे। न्यायिक मतलब समझते न्यायालय भाई मेरे,
यानी कह सकते कोई जो बड़ा मुकदमा होता था, जो बड़ा फैसला होता था, वो भाई लास्ट में कौन करता था? सम्राट ही करता था रोमन साम्राज्य में, समझ गए भाई। राजा सम्राट के पास भाई सारी सेना है, सेना का सुप्रीम कमांडर होता था सम्राट। दूसरा, कानून बनाने की सारी पावर भाई मेरे सम्राट के पास होती थी रोमन साम्राज्य में। धर्म में भी कह सकते हो, यानी ज्यादातर धार्मिक रूप से जो पावरफुल है क्या है, वो रोमन साम्राज्य का शासक होता था। न्याय, एक प्रकार से रोमन साम्राज्य भाई मेरे एकात्मक और केंद्रीय राजतंत्र है, यानी सारी शक्तियां कह सकते हैं रोमन साम्राज्य में सम्राट के हाथों में निहित है। भाई पावर का जो सेंटर है क्या है, वो राजा है, शासक है, सम्राट है रोमन साम्राज्य में। रोमन साम्राज्य की भाई प्रशासन कैसा है, यानी यहां कह सकते हैं शासन प्रशासन कैसे चलता था। तो रोमन साम्राज्य में अगर बात करूं इनका भाई मेरे केंद्रीय प्रशासन कैसा है, तो भाई सम्राट भैया सबसे बड़ा है, सारी शक्तियां सम्राट के हाथों में निहित है, और सम्राट ही कह सकते भाई सारा सर्वे सर्वा है रोमन साम्राज्य में। सम्राट जो है सत्ता का सर्वोच्च है। अगर हम प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो रोमन साम्राज्य में देखोगे तो केंद्रीय यानी केंद्रीय प्रशासन कैसा है, तो भाई कह सकते हैं यहां पर सम्राट है, जिसके हाथ में सारी शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, सैनिक शक्तियां हैं, प्रशासनिक शक्तियां हैं। यानी कह सकते हो भाई जो सम्राट है, किसको मंत्री बनाना है, किसको संतरी बनाना है, या राज्य में कह सकते भाई जो भी फैसले लेना, न्याय के फैसले लेना, कानून वानून सब भाई राजा के हाथ में सारी पावर है, कह सकते रोमन साम्राज्य में। सीनेट होती थी यहां पर, कह सकते एक प्रकार की भैया संस्था होती जिसका नाम था सीनेट। सीनेट क्या है? सलाहकारों की संस्था है। एक ग्रुप बना था जिसको बोलते भाई सीनेट बोला जाता था। सलाहकार थे भाई, सम्राट को सलाह देते थे, जैसे मंत्री नहीं होता उसी प्रकार की यहां पर एक संस्था थी रोमन साम्राज्य में जिसको बोलते भाई सीनेट। सीनेट क्या करती थी? राजा को सलाह देने का काम करती थी। शुरू में जो सीनेट होती थी बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन बाद में सीनेट के जो लोग थे बहुत कमजोर हो गए थे, राजशाही ज्यादा बढ़ गई थी, यानी सम्राट ही सबसे बड़ा हो गया था। शाही अधिकारी, यहां पर देखो भाई सम्राट की तरफ से कई सारे शाही अधिकारी होते थे, राजा के अधिकारी होते थे, जैसे टैक्स को कलेक्ट करने में, सेना में, न्याय में, वित्त में, यानी राजा की तरफ से कह सकते भाई मेरे कह सकते ब्यूरोक्रेसी है, यानी कह सकते अधिकारी तंत्र है यहां पर बहुत ज्यादा है। यानी कह सकते जो शासक जो सम्राट है उसने भैया अलग अलग मंत्री संतरी बना रखे हैं, उनके जरिए कह सकते सारा प्रशासन चल रहा है। क्या भाई कृषि मंत्री है, कह सकते हो भाई कर मंत्री होता था जो लोगों का भाई टैक्स वैक्स कलेक्ट करता था, सेना का मंत्री होता था, फाइनेंस का होता था। तो सम्राट की तरफ से कह सकते ब्यूरोक्रेसी भी है, यानी कह सकते यहाँ पर अधिकारी तंत्र भी हमको दिखाई देता भाई मेरे रोमन साम्राज्य में। भाई यहाँ पर प्रांतीय प्रशासन कैसा है, तो रोमन साम्राज्य में भाई मेरे कई सारे प्रांत बटे हुए थे, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर है भाई रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य कह सकते भाई बहुत बड़ा एम्पायर है, तो कह सकते इसको अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था, जिसको खास तौर से प्रांत बोलते थे, प्रिंसेस प्रोविजन बोलते थे। तो सीनेट प्रांत क्या होते थे? शांत इलाके जो होते थे, देखो जहां पर दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होता था, थोड़ा भैया शांति का माहौल था, इसको बोला जाता था सीनेटरी प्रांत। क्या बोला जाता था? सीनेटरी प्रांत बोला जाता, जो थोड़ा शांतिपूर्ण इलाके थे रोमन साम्राज्य में। दूसरा होता भाई इंपीरियल प्रांत, यानी जहां पर सेना तैनात की जाती थी, जहां पर सीमा लगती थी, जैसे रोमन साम्राज्य की किसी देश से भाई मेरे सीमा लगती है, जहां पर रोमन साम्राज्य की सेनाएं होती थी, उसको क्या बोलते भाई? इंपीरियल प्रांत बोलते थे। इंपीरियल प्रांत होता था। सीनेटरी प्रांत किसको बोलते थे भाई? जहां पर शांति व्यवस्था है, जहां पर कह सकते हो लड़ाई फड़ाई कुछ नहीं, शांति इलाके होते थे। प्रत्येक प्रांत में भाई मेरे रोमन साम्राज्य में गवर्नर होता था, यानी प्रांत को कौन चलाता था? पूरे शासन को चलाने के लिए भाई सम्राट है, राजा है, कह सकते सम्राट होता था। लेकिन जो प्रांत होते थे इसके लिए क्या होता था? गवर्नर होता था। जो पूरे प्रांत के शासन व्यवस्था को कौन देखता था? गवर्नर देखता था। और मुख्यतः सबसे ऊपर कौन होता था भाई? सम्राट होता था। यानी जो गवर्नर होता था, ये लोग किसको बताते थे? इनके ये कह सकते सम्राट के थ्रू चलते थे, यानी प्रांत को चलाने के लिए गवर्नर की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। सैन्य व्यवस्था कैसे है भाई? यहां पर जो सेना है कह सकते रोमन साम्राज्य में, यह अस्थायी पेशेवर सेना थी इनकी। भाई सेना का पूरा प्रशिक्षण होता था, पूरी ट्रेनिंग होती थी, ट्रेंड सेना है। सीमाओं की रक्षा करने के लिए इन्होंने कह सकते भाई सेना को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया था। सेना सम्राट के यानी राजा की सम्राट के कहने से भाई सारी सेना की पावर किसके हाथ में? सम्राट के हाथ में। यानी जो शासक था रोमन एम्पायर में, जो सम्राट जिसको हम बोल रहे हैं, भाई सम्राट के हाथ में कह सकते भाई सारी पावर सम्राट के हाथ में थी। वही कहता था भाई सेना को कब युद्ध करना है, कब क्या करना है। सेना को सारी जो कह सकते हो कि अधिकार हैं वो सम्राट के हाथ में निहित है। उत्तर रोमन साम्राज्य क्या भाई? यानी कह सकते लेट रोमन एम्पायर क्या है? जब सकते उत्तर रोमन एम्पायर मतलब समझते हो, जब भाई एक समय कह सकते रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, बहुत शक्तिशाली था,
लेकिन धीरे धीरे भाई उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आई, तो उसी को हम वो लोग बोलते हैं भाई उत्तर रोमन साम्राज्य। उत्तर रोमन साम्राज्य क्या है, तो तीसरी शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी तक कह सकते भाई उत्तर रोमन साम्राज्य बोला जाता है, जिसमें कह सकते कि थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हुआ रोमन साम्राज्य में। डिक्लाइन मतलब समझते हो भाई, थोड़ा थोड़ा भाई पतन हुआ इसका, थोड़ी थोड़ी इसकी शक्ति कम हुई। देखेगा उत्तर रोमन साम्राज्य में भाई प्रमुख परिवर्तन क्या हुए, यहां पर कह सकते हो डायोटेनिसिया द्वारा प्रणाली की गई, यानी कह सकते रोमन साम्राज्य में जो शासक है उसकी शक्तियां आगे चल करके थोड़ी कम होती हैं तीसरी से लेकर के 5वीं शताब्दी में। साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन हो जाता है, यानी जब उत्तर रोमन साम्राज्य आता है जो शासन प्रशासन है उसमें थोड़ा डिवाइड हो जाता है, यानी शक्तियां लोगों में अलग अलग बांट देती जाएगी। शुरू में तो कह सकते राजा सम्राट के पास भाई सारी शक्तियां थी, लेकिन जब उत्तर रोमन साम्राज्य है तो जो पावर है वो धीरे धीरे अन्य लोगों को भी मिली। कठोर कर व्यवस्था हुई भाई, जब उत्तर रोमन साम्राज्य है तो जो कर व्यवस्था यानी टैक्स टैक्स बहुत कड़ाई के साथ लागू किया गया भाई उत्तर रोमन साम्राज्य में। टैक्स की वसूली कह सकते भाई डंडे के बल पर करता था, ठीक है, उत्तर रोमन साम्राज्य में, कि भाई कठोर कर व्यवस्था का मतलब भाई जो टैक्स नहीं देगा ना उसको तो मारेगा, उसको तो भाई जबरदस्ती कर लिया जाता था कह सकते उत्तर रोमन साम्राज्य में। यानी टैक्स भाई कर तो देना पड़ेगा, किसानों को देना पड़ेगा, व्यापारियों को देना पड़ेगा, जो भैया नहीं देगा तो उसका समझ लो सामत आ गई है। इस प्रकार से हम लोग कहते हैं भाई कठोर कर व्यवस्था थी, यानी फोर्सफुली जिसको बोलते हैं, यानी डरा धमका करके भी कर लिया जाता भाई उत्तर रोमन साम्राज्य में। किसानों को भूमि से बांध दिया गया था, यानी कह सकते हो कि यहां पर उत्तर जब रोमन साम्राज्य चला तो भाई किसान पूरी तरीके से जमीन से जुड़े हुए थे, ठीक है, उसको छोड़ नहीं सकते थे, उसको बेच नहीं सकता था भाई, किसान अपना खेत छोड़ करके भाग नहीं सकता था। किसान क्यों भागता था, अरे भाई इतना कठोर कर व्यवस्था तुमने कर दी है, जो किसान टैक्स नहीं भरेगा उसकी तो सामत आ जाती थी, इसलिए किसानों को पूरी तरीके से उनकी जमीनों से बांध दिया गया था भाई मेरे उत्तर रोमन साम्राज्य में। यानी कह सकते हो कि यहां पर थोड़ा किसानों पर अत्याचार है और कर व्यवस्था बहुत कठोर है उत्तर रोमन साम्राज्य में। अगला क्या भाई, कन्नेस्टिक्स क्या है, ईसाई धर्म की मान्यता क्या होती भाई। उत्तर रोमन साम्राज्य में अगर आप देखो ईसाई धर्म को मान्यता यहां पर मिलती है 330 ईसा पूर्व में, यानी कह सकते जब उत्तर रोमन साम्राज्य चलता तो यहां पर कौन सा धर्म आ जाता भैया, ईसाई धर्म, ठीक है। राजधानी इसकी बदल दी जाती है, उत्तर रोमन साम्राज्य में कह सकते जो राजधानी है इसको हस्तांतरण कर दिया जाता है। यहां पर चर्च भाई, जब देखो याद एक बात याद रखिएगा, जहां पर भी ईसाई धर्म आ जाएगा, ईसाई धर्म आ जाएगा वहां पर चर्च शक्तिशाली हो जाएगा, यानी कह सकते कि राजा राज्य और चर्च में घनिष्ठ संबंध, यानी कह सकते जो शासक है वो कह सकते धार्मिक रूप से ज्यादा मजबूत हो गया, यानी चर्चों की शक्तियां कह सकते उत्तर रोमन साम्राज्य में भाई मेरे बढ़ गई, यानी कह सकते कि धार्मिक रूप से अब धर्म में पाखंडी लोग ज्यादा आगे कह सकते हो भाई उत्तर रोमन साम्राज्य में, ठीक है। यानी कह सकते उत्तर रोमन साम्राज्य में अगर आप देखोगे तो ईसाई धर्म को मान्यता मिली, और ईसाई धर्म आने से कह सकते भाई रोमन साम्राज्य में चर्चों की शक्ति है, जो चर्च थे उनकी पावर जो है ज्यादा बढ़ जाती है, और राज्य और चर्च एक प्रकार से घुल मिल जाते हैं। जैसे हम लोग कहते भाई ना राजनीति और धर्म मिल गया है, कहते नहीं अपने देश में, कहते भाई राजनीति में राजनीति और धर्म को घाल मेल कर दिया है, उसी प्रकार से कह सकते भाई मेरे उत्तर रोमन साम्राज्य में चर्च यानी धर्म मान लो और राजनीति दोनों का क्या घाल मेल कर दिया था। क्या हो गया उत्तर रोमन साम्राज्य में पूर्वी और पश्चिम का विभाजन हो गया भाई। उत्तर रोमन साम्राज्य में अगर आप देखेंगे तो 395 ईस्वी में कह सकते हो कि साम्राज्य का विभाजन हो जाता है, रोमन साम्राज्य दो भागों में बढ़ जाता है, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। क्या होता है कि आगे चल करके भाई मेरे जो रोमन साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, कह सकते कि 395 ईस्वी में जाकर के इसका भैया विभाजन हो जाता है, दो भाग बढ़ जाते हैं, यानी दो रोमन साम्राज्य बन जाता है, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य बन गया, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य बन जाता है। भाई रोमन साम्राज्य के पतन के कारण क्या है भाई, रोमन साम्राज्य का पतन क्यों हो गया भाई, रोमन साम्राज्य क्यों खत्म हो गया, इसको बोलते हैं हरास हो जाना, पतन हो जाना, क्यों मिट गया, क्यों किस कारण से भाई रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। तो भाई रोमन साम्राज्य के पतन के पीछे यानी खत्म होने के पीछे पहला कारण पॉलिटिकल कारण, राजनीतिक कारण, यानी कह सकते कि रोमन साम्राज्य के भाई मेरे जो राजा थे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे और अयोग्य लोगों को अयोग्य आदमी राजा बन गया था, यानी ऐसे लोग शासक बनते रोमन साम्राज्य में जो लोग अयोग्य थे, कमजोर थे, शासन प्रशासन को चला नहीं पाए, इसलिए भैया रोमन साम्राज्य खत्म हो गया, यानी उसका पतन हो गया। सत्ता संघर्ष, रोमन साम्राज्य में हमेशा सत्ता को लेकर के, राजा को लेकर के हमेशा संघर्ष चलता था, हमेशा रोमन साम्राज्य में गृह युद्ध होते थे, आपस में ही भाई मेरे रोमन साम्राज्य में लोग लड़ते रहते थे, इसलिए कह सकते भाई रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। तीसरा है प्रशासनिक भ्रष्टाचार,
कहा जाता भाई मेरे जो रोमन साम्राज्य क्यों खत्म हो गया, इसका मतलब यहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, करप्शन था। करप्शन के कारण कह सकते हैं कि इतना भ्रष्टाचार था कि रोमन साम्राज्य के खत्म होने के पीछे यानी पतन के पीछे यह भी बहुत बड़ा कारण है। अगला भाई आर्थिक कारण। रोमन साम्राज्य के में क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था, बहुत ज्यादा कर लिया जाता था, इसलिए भाई इतना बोझा पड़ा कि रोमन साम्राज्य खत्म हो गया भैया मेरे। दूसरा क्या कि मुद्रा का अवमूल्य, यानी रोमन साम्राज्य में जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसकी कीमत घट गई, अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, इसलिए रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। रोमन साम्राज्य में भैया कृषि कृषि व्यवस्था धीरे धीरे चरमरा गई, यानी किसानों की स्थिति खराब होती है, खेती नहीं हो पाती है। और यहां पर जो दास थे, दास मतलब होता है गुलाम, दास पता हो भाई, किसी को तुम अपना दास बना लो, उससे खूब काम करवाओ, दास प्रथा आ गई थी, या खेती बहुत बेहतर नहीं थी, कृषि व्यवस्था में संकट आ गया था, इसलिए कह सकते भाई जो रोमन साम्राज्य है उसका पतन हो गया था। ये आर्थिक कारण है। सैनिक संकट क्या है, सेना पर बहुत ज्यादा रोमन साम्राज्य निर्भर हो गया था, तो सेना में कह सकते बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। सेना एक प्रकार से सेना पर रोमन साम्राज्य इतना डिपेंडेंट हो गया था कि सेना का पतन हुआ, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। जर्मन सैनिकों की भर्ती, रोमन सेना में ज्यादातर जर्मन सैनिकों की भर्ती की जाती है, इसलिए रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। सीमा यानी रोमन साम्राज्य की जो भैया सेना है वो अपने राज्य और देश की रक्षा नहीं कर पाती है, इसलिए रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। सामाजिक कारण है क्या है, नागरिकों की भावना का ह्रास। रोमन साम्राज्य में भाई जो सिटीजन, जो नागरिक हैं, उनकी भावनाएं बदलती है। अमीर गरीब के बीच कह सकते हैं रोमन साम्राज्य में भाई खाई बढ़ती चली गई। रोमन साम्राज्य में कह सकते हैं गरीब गरीब होता चला गया भैया, अमीर अमीर होता चला गया, यह भी कह सकते हैं रोमन साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। शहरी जीवन का पतन, धीरे धीरे कह सकते हैं रोमन साम्राज्य में जो शहर थे, जो सिटी थे, उनका पतन हुआ, इसलिए भाई कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। अगला भाई मेरे बाहरी आक्रमण। कहा जाता कि रोमन पर हुणों ने आक्रमण किया, विसे गोड ने आक्रमण किया, बिलैड, ये सारे विदेशी लोग थे जिन्होंने कह सकते हैं रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया, इसलिए कहा जाता भाई रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। पश्चिम रोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है। और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा कि रोमन साम्राज्य का संकट बताओ। रोमन साम्राज्य में भाई कौन कौन से संकट है, तो यही संकट है, आर्थिक संकट है, राजनीतिक संकट है, सामाजिक संकट है। तो जो मैं पतन बता रहा हूं यही भाई, अगर बाई चांस मैं अगर क्वेश्चन पूछता है कि रोमन साम्राज्य के संकट बताइए, तो संकट में भी यही आपको बताना पड़ेगा जो मैंने बताया कि पतन क्यों हो गया। भाई खेती खराब हो गई, कृषि व्यवस्था का पतन हो जाना, सेना पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए, सेना बर्बाद थी इसलिए राज्य खत्म हो गया। भाई सारे शासक कमजोर थे, रोमन साम्राज्य में कोई भी जो शासक था अयोग्य थे, किसी में योग्यता नहीं थी रोमन साम्राज्य को आगे बढ़ा सके, इसलिए भाई रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, इसलिए रोमन साम्राज्य में संकट आ गया। संकट क्या है, रोमन साम्राज्य में पतन क्यों गया, भाई खेती की प्रॉब्लम आ गई, किसानों से इतना कर लिया, इतना टैक्स लिया, भाई किसान बर्बाद हो गया, इतना ज्यादा टैक्स लिया कि किसान बर्बाद हो गया और रोमन साम्राज्य में संकट आ गया। दूसरा क्या है, कह सकते हो कि जैसे समाज में अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ती चली गई, इस वजह से कह सकते भाई रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। तो कह सकते पूरी तरीके से रोमन साम्राज्य में सेना में कई सारी कमियां थी, सेना में जर्मन सैनिकों को ज्यादा भर्ती कर दिया, इसलिए कह सकते हो कि भाई रोमन साम्राज्य की सेना कमजोर हुई। रोमन साम्राज्य की जो सेनाएं थी वो देश की रक्षा नहीं कर पाई भाई मेरे, इसलिए कह सकते रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। या कह सकते भाई मेरे बहुत ज्यादा टैक्स लिया, बहुत ज्यादा कर लिया, भाई टैक्स इतना आप किसानों से ले रहे थे कि भाई किसान बर्बाद हो गए, व्यापारी बर्बाद हो गया ना। अरे भाई फोर्सफुली आप लेते थे ना रोमन साम्राज्य में, मैंने आपको बताया ना, उत्तर रोमन साम्राज्य में मैंने आप पढ़ा, बता भाई कि आप कह सकते कि डंडे के बल पर आप कर की वसूली कर रहे थे, भाई कब तक कोई बर्दाश्त करेगा ना। अगला क्या, राजनीतिक कारण मैंने बताया, भाई रोमन साम्राज्य के पतन होने का राजनीतिक कारण यही है कि कमजोर शासक थे, सारे अयोग्य शासक थे, सत्ता को लेकर के भैया हमेशा लड़ते रहते थे आपस में, प्रशासन में भ्रष्टाचार था, इसलिए भाई मेरे रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। सेम एक क्वेश्चन बनेगा भाई, रोमन साम्राज्य का संकट बताओ, क्या रोमन साम्राज्य का संकट भी पूछेगा तो आपको यही बताना है जो मैं आपको पतन में बता रहा हूं, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, यही जो कारण मैं बता रहा हूं यही रोमन साम्राज्य के संकट में भी बताना पड़ेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोनों प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोमन साम्राज्य का पतन पूछे तब भी यही बताना है, और रोमन साम्राज्य में भाई मेरे कौन कौन से संकट हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, कौन कौन सी समस्या रोमन साम्राज्य में, कौन कौन से संकट आए, तब भी आपको यही बताना जो मैं आपको रोमन साम्राज्य के पतन के कारण बता रहा हूं, समझ गए।
क्योंकि भाई जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कंफर्म कह सकता हूं यही क्वेश्चन आपको पेपरों में भी देखने को मिलेगा। जो मैं समझा रहा हूं बेहतर समझिए, ताकि तभी आप भाई एग्जाम को अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सारे करके जाइएगा, एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है भाई मेरे, रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बताओ, आर्थिक स्थिति और सामाजिक संरचना बताओ। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई मेरे कि रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बताओ, यानी वहां पर आर्थिक स्थिति क्या है, इकोनॉमी क्या है, या सोसाइटी कैसी है रोमन साम्राज्य के समय, यानी रोमन साम्राज्य के समय कैसे, तो उसका समाज कैसा है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। देखिएगा, रोमन साम्राज्य जो है शक्ति के आधार पर भाई मेरे बहुत मजबूत है, सेना बहुत पावरफुल थी, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यहां की आर्थिक व्यवस्था एक समय बहुत मजबूत थी रोमन साम्राज्य की। और रोमन साम्राज्य में जो समाज है बहुत ज्यादा संगठित समाज है, बहुत एकजुट समाज था भाई मेरे रोमन साम्राज्य का। रोमन साम्राज्य की अगर बात करूं तो यहां पर भाई खेती बहुत बढ़िया होती थी रोमन साम्राज्य में, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर रोमन साम्राज्य का बहुत बहुत बढ़िया है, यानी कृषि व्यवस्था रोमन साम्राज्य में है। दूसरा, रोमन साम्राज्य में भाई दास व्यवस्था होती थी, यहां पर गुलाम होते थे, गुलामों से खेती होती करवाई जाती थी, गुलामों को यहां पर भाई मेरे रखा जाता था। दास प्रथा कह सकते रोमन साम्राज्य में थी। दास मतलब समझते हो भाई, किसी आदमी को आपने पैसे से खरीद लिया तो उससे भाई जीवन भर काम कराओगे, अगर उसकी शादी ब्याह हो गया तो उसके बच्चे भी भाई आपके गुलाम बन जाएंगे, यही दास प्रथा है। रोमन साम्राज्य में भाई मेरे व्यापार भी होता था, और अलग अलग प्रकार के कह सकते भाई वर्ग जो है वह रोमन साम्राज्य में थे। तो बहुत पावरफुल एक एम्पायर है भाई मेरे रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य की भाई मेरे आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसे है, आर्थिक संरचना, तो भाई रोमन साम्राज्य भाई मेरे कह सकते पूरी तरीके से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। रोमन साम्राज्य में भाई मेरे जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो कृषि पर ही आधारित है, क्योंकि रोमन साम्राज्य में भाई मेरे खेती होती थी। यहां पर कृषि खेती को लेकर के बहुत ज्यादा जमीनें थी, अमीर रोमन नागरिकों के पास भाई मेरे बहुत ज्यादा जमीनें थी। रोमन साम्राज्य में कह सकते ज्यादातर लोग भाई मेरे खेती करते थे, कृषि करते थे, यही रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का कारण है। तो रोमन साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था है किस पे है भाई, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, खेती की जाती थी। यहां पर रोमन साम्राज्य में अगर आप देखो भाई, दासों के जरिए और जो किसान होते थे, जो पैसे पर किसान होते थे, इनके द्वारा खेती करवाई जाती थी। रोमन साम्राज्य में भाई मेरे गेहूं की खेती, जैतून की खेती और अंगूर की फसलें भाई मेरे यहाँ पर खास तौर से रोमन साम्राज्य में खूब होती थी, यानी अंगूर बोया जाता था भाई मेरे, जैतून है वो भी बोया जाता था, गेहूं होता था। कृषि यानी खेती जो थी भाई मेरे बहुत बढ़िया थी रोमन साम्राज्य में। इसी से कह सकते भाई मेरे रोमन साम्राज्य में शहरों का विकास हुआ और सेना का प्रभाव भी बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि खेती बहुत बढ़िया थी। खेती बेस कह सकते रोमन साम्राज्य की भाई मेरे इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। अगला क्या है, दास प्रथा। भाई रोमन साम्राज्य में भाई दास प्रथा बहुत थी, दास यहाँ पर दास होते थे। रोमन साम्राज्य में भाई मेरे जैसे युद्ध होता था तो युद्ध में जो देश हार जाता था उनके लोगों को गुलाम बना लेते और आप भाई खूब काम करवाते थे। कर्जदार, जैसे भाई जैसे मान लीजिए कर्जदार मतलब समझते हो, जैसे भाई मान लीजिए कि आपने मेरे से पैसा ले लिया, भाई आप मेरा पैसा नहीं भर पा रहे हो तो मैं आपको अपना दास बना लूंगा, गुलाम बना लूंगा और मैं आपसे खूब काम करवाऊंगा। तो भाई मेरे यहाँ पर दास प्रथा थी। जैसे युद्ध में जो लोगों को बंदी बना करके लाते थे उनको दास बना लेते थे। भाई किसी ने भाई आपसे पैसा ले लिया, कर्जा ले लिया, भर नहीं पा रहा, उसको दास बना लिया। कई बार जो अपराधी होते थे इनको भी लास्ट में दास बना लिया जाता। तो भाई रोमन साम्राज्य में भाई मेरे दास व्यवस्था है। दासों से भाई मेरे यहाँ पर खेती करवाई जाती थी, घरेलू काम करवाया जाता था, हर प्रकार के काम भाई मेरे किससे करवाए जाते थे, दासों से। गुलाम बना के लोगों को रखा जाता था, गुलाम व्यवस्था, गुलाम है। रोमन साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था उसमें कह सकते एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई मेरे दास प्रथा। दासों से ही कह सकते सारा काम करवाया जाता भाई, खेती बाड़ी घर के सारे काम भाई मेरे कौन करता था, दास करते थे, गुलाम करते थे। तो यहाँ पर दास प्रथा भाई मेरे रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा है। दासों से कह सकते भाई मेरे सभी प्रकार के काम करवाए जाते थे। अगला व्यापार, भाई रोमन साम्राज्य में भाई मेरे व्यापार और वाणिज्य भी बढ़िया है। रोमन साम्राज्य में भाई विदेशी व्यापार भी होता था और रोमन साम्राज्य के अंदर भी व्यापार होता था। रोमन साम्राज्य का जो व्यापार है भाई मेरे, ये भूमध्य सागर के साथ रोमन साम्राज्य का व्यापार था। यहां पर रोमन साम्राज्य में भाई सड़कें, बंदरगाह, समुद्री व्यापार भाई मेरे खूब बढ़िया था। रोमन साम्राज्य भाई भारत के साथ, चीन के साथ, अफ्रीका के साथ रोमन साम्राज्य का व्यापार होता था। रोमन साम्राज्य में भाई मेरे कह सकते रेशम है, मसाले हैं, हाथी दांत हैं, इनका व्यापार कह सकते भाई रोमन साम्राज्य में हो रहा था। मुद्रा और कर प्रणाली, भाई अगर बात करें रोमन साम्राज्य में भाई मुद्रा थी, करेंसी थी। यहां पर सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा और तांबे की सिक्के चलते थे। खासतौर से करेंसी भी भाई रोमन साम्राज्य में, मुद्रा प्रणाली भी है। और यहाँ पर कर भी है, किसानों से टैक्स लिया जाता था, जैसे भूमि कर, व्यापारियों से भी कर लिया जाता था
और यहां पर पोल टैक्स भी होते थे, खास तौर से अगर आप माई सिर कर होता था, पोल टैक्स भी कह सकते हैं, यहां पर कर व्यवस्था बहुत ज्यादा थी। इसलिए वो लोग जब उत्तर रोमन साम्राज्य आया तो उस समय कह सकते भाई जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा लिए जाते थे। कर व्यवस्था यहां पर भाई मेरे कठोर हमको दिखाई देती है, जबरदस्ती भी कह सकते भाई मेरे टैक्स को वसूला जा रहा था भाई मेरे, कहां पर, रोमन साम्राज्य में। शिल्प और उद्योग, भाई रोमन साम्राज्य में अगर आप देखोगे कपड़ों का भी व्यापार होता था, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, धातु और कांच के भी बर्तन बनाए जाते थे। राज्य द्वारा कह सकते हथियार और सेना की सामग्री भी कह सकते यहां पर बनाई जाती थी। रोमन साम्राज्य का भाई मेरे समाज कैसा है, तो रोमन साम्राज्य में अगर इसका सोसाइटी का समाज कैसा है, तो रोमन साम्राज्य में भाई वर्ग व्यवस्था, अलग अलग वर्ग है। तो रोमन साम्राज्य में भाई सबसे पहले समाज में आते हैं पोटैसियन। प्रोट्रीसियन क्या है, प्रोटीसियन मतलब होता है भाई मेरे जो अमीर आदमी है उसको ही बोला जाता है पैट्रीसियन। पैट्रीसियन का मतलब होता है कि जो अमीर वर्ग होता था, अमीर आदमी। बड़े जो भूमि वाले मालिक होते थे, जिनकी राजनीतिक शक्ति बहुत ज्यादा होती थी, उनको क्या बोला था भाई, पैट्रीसियन होता था, यहाँ का समाज था। और ये लोगों का सीनेट में ज्यादा प्रभुत्व था। प्लेबियन क्या है, प्लेबियन क्या होते थे, सामान्य जो नागरिक होते थे, किसान है, व्यापारी है, कारीगर है, इनको भाई मेरे क्या बोला जाता था, प्लेबियन। याद रखिएगा प्लेबियन। प्रोटीसियन कौन है, अमीर आदमी, जिनके पास भाई मेरे खूब पैसा है, अमीर आदमी को क्या बोला जाता था, प्रोटेशियन बोला जाता था। और जो सामान्य लोग होते जैसे किसान, व्यापारी, कारीगर, इनको प्लेबियन बोला जाता था। अगला भाई मेरे इक्वाइट्स। इक्वाइट्स क्या होते हैं, व्यापारी जो होते, जो व्यापारी थे और जो व्यापार का काम करते थे, जो कर की वसूली करते थे, इनको क्या बोला जाता भाई, इनको बोला जाता क्वाइट्स बोला जाता था। भाई मेरे अगर आप देखोगे, बात करूं रोमन साम्राज्य की समाज की, तो समाज में भाई मेरे दास व्यवस्था है रोमन साम्राज्य में। रोमन साम्राज्य में भाई दासों को रखा जाता था, लेकिन दासों को भाई मेरे कोई अधिकार नहीं मिलते थे। उनको ना तो वो दासों को कोई अधिकार नहीं, दासों को गुलाम बना करके भाई मेरे रोमन साम्राज्य में खूब काम करवाया जाता था। दास प्रथा भाई रोमन साम्राज्य में खूब है। दासों को दास मुक्त दास समिति अधिकार को लेकर के समाज में काम होता था। और शहरी व्यवस्था में पूरी तरह भाई दास ये बहुत ज्यादा सक्रिय थे। तो दास व्यवस्था कह सकते भाई मेरे, लोगों को गुलाम बना करके भाई मेरे रोमन साम्राज्य में भाई मेरे खूब काम करवाया जाता था। दास प्रथा कह सकते रोमन साम्राज्य में भाई मेरे खूब फैली हुई यहाँ के समाज में। किसानों और कॉलोनी क्या है, उत्तर रोमन साम्राज्य में देखो भाई, रोमन साम्राज्य में भाई जो किसान है, किसानों को जमीन से बांध दिया गया था, किसानों को स्वतंत्रता नहीं थी। आगे चल करके किसानों ने भाई आंदोलन किया। महिलाओं की स्थिति भाई मेरे क्या है रोमन साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य में भाई कानूनी अधिकार बहुत सीमित है। महिलाओं को भाई मेरे कह सकते बहुत ज्यादा अधिकार रोमन साम्राज्य में नहीं है। संपत्ति रखने और व्यापार में भागीदारी महिलाओं करती थी, नहीं महिलाएं जो थी भाई संपत्ति रख सकती थी रोमन साम्राज्य में, व्यापार भी करती थी। लेकिन राजनीति में महिलाएं भाग नहीं लेती भाई, राजनीति में महिलाओं की कोई भूमिका रोमन साम्राज्य में हमको देखने को नहीं मिलती है। यानी महिलाओं को कह सकते भाई रोमन साम्राज्य में राजनीति से दूर रखा जाता था, राजनीति में इनकी कोई भूमिका नहीं थी, ये राजनीति करती भी नहीं थी, कभी कुछ बनती नहीं थी, नेता फेता नहीं करती थी। ठीक है, महिलाओं की स्थिति कह सकते हैं कि एक प्रकार से थोड़ी हमको रोमन साम्राज्य में कमजोर दिखाई देती है। महिलाओं की स्थिति कह सकते हो काफी कमजोर है रोमन साम्राज्य में। ना तो इनके पास राजनीतिक अधिकार बिल्कुल नहीं था, कानूनी अधिकार भी महिलाओं के पास बहुत कम थे रोमन साम्राज्य में। यानी कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज हमको रोमन साम्राज्य दिखाई देता, आप ऐसा कह सकते हैं। शहरी और ग्रामीण समाज कैसा है, रोमन साम्राज्य भाई दो प्रकार से, शहर लोग भाई मेरे उनके पास रुपया है, पैसा है, अमीर है, लोग होते थे शहर के। गांव के लोग भाई मेरे ज्यादातर खेती करते थे। ज्यादातर नगरों का पतन उत्तर काल में हुआ, तो भाई यहां पर गांव का जो लोग है वो ज्यादातर खेती करते थे और शहर के लोग कह सकते ज्यादातर व्यापार करते थे। तो रोमन साम्राज्य में शहरी समाज अलग है और गांव का समाज बिल्कुल अलग होता था जो खेती करता था। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का भाई मेरे अर्थव्यवस्था कैसे है, आर्थिक स्थिति कैसे है और सामाजिक स्थिति कैसे है, ये भाई मेरे आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। एक बात याद रखिए, दास प्रथा भाई मेरे यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमन साम्राज्य में दास है भाई, गुलाम बना करके होता था भाई। जैसे मान लीजिए भाई युद्ध हुआ और युद्ध में कोई देश हार गया रोमन साम्राज्य से, तो भाई वहां के लोगों को ये लोग गुलाम बना लेते थे अपना, उनसे खूब काम वाम करवाते थे भाई मेरे, खेती बाड़ी, घर के काम, सारे काम करवाते थे। और भाई मेरे दासों को कोई अधिकार नहीं होता था, खूब मारते थे, पीटते थे, जो मन करे वही करवाता था। यहां पर भाई मेरे कह सकते टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता भाई मेरे रोमन साम्राज्य में। एक चीज पता चली भाई, कर व्यवस्था बहुत कठोर है रोमन साम्राज्य में, शुरू में नहीं थी, बाद में हो गई थी। समाज में भाई मेरे गैर बराबरी है भाई मेरे, रोमन साम्राज्य में कह सकते अमीर अमीर होता चला जा रहा है भाई मेरे,
और गरीब गरीब होता चला जा रहा। यानी धीरे धीरे रोमन साम्राज्य जो है भाई मेरे कमजोर हो रहा था, जिसके कारण कह सकते भाई आगे चल करके भाई मेरे जो रोमन साम्राज्य है भाई उसका पूरी तरीके से क्या हो जाता भाई मेरे, पतन हो जाता, रोमन साम्राज्य भाई मेरे खत्म हो जाता है। क्योंकि धीरे धीरे टैक्स इतना ज्यादा लेते थे, किसानों पर बोझा बढ़ता चला जा रहा था, समाज में गैर बराबरी भाई मेरे बहुत ज्यादा है, अमीर गरीब के बीच कह सकते हो भाई रोमन साम्राज्य में जो खुआई है वो बहुत ज्यादा हम लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो अगर आएगा तो भाई मेरे जो मैं बता रहा हूं यही आपको लिखना है। भाई मेरे अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, रोमन साम्राज्य में धर्म और ईसाई धर्म का उदय भाई किस प्रकार से रोमन साम्राज्य पर पड़ा। रोमन साम्राज्य में धर्म का प्रभाव और ईसाई धर्म का उदय भाई मेरे रोमन साम्राज्य में किस प्रकार से हुआ, इसकी बात करेंगे, क्वेश्चन आएगा पेपर में। देखिए रोमन साम्राज्य में धर्म केवल आध्यात्मिक नहीं है भाई मेरे, यानी ये लोग केवल आध्यात्मिक नहीं था, धर्म केवल भैया पूजा पाठ करने के लिए रोमन के लोग नहीं मानते थे, बल्कि जो धर्म है रोमन साम्राज्य भाई वहां पर राजनीति में धर्म जुड़ा हुआ है, समाज में राजा के साथ कह सकते जो धर्म है गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। शुरू में जो रोमन जो धर्म था वो बहुदेववादी था, यानी शुरू में कह सकते हैं रोमन समाज के लोग भाई मेरे कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, यानी शुरू में कह सकते हैं जो रोमन साम्राज्य शुरुआत दौर में वहां पर बहुदेववाद है, बहुदेववादी मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की लोग पूजा करते थे भाई मेरे रोमन साम्राज्य के शुरू में। लेकिन बाद में कह सकते जब रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म आया, बाद में जो रोमन साम्राज्य था उसने भैया ईसाई धर्म को अपना लिया, ये भैया ईसाई बन गए सारे। शुरू में तो ईसाई नहीं थे रोमन साम्राज्य के लोग, शुरू में ईसाई नहीं था, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा यहां पर की जाती थी भाई मेरे रोमन साम्राज्य में। लेकिन बाद में कह सकते रोमन साम्राज्य जो था भाई मेरे ईसाई धर्म का उदय होता है, और ये कह सकते फिर ईसाई बन जाते तो भाई चर्च वर्च सारे बढ़ जाएंगे, चर्चों की स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी, चर्च ही पूरा चलेगा भाई रोमन साम्राज्य में। ठीक है, देखिएगा रोमन साम्राज्य में भाई धर्म क्या है, शुरू में जो रोमन साम्राज्य वहां पर भाई बहुदेववादी धर्म था, रोमन साम्राज्य के लोग खासतौर से अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन भाई मेरे शुरू में अगर आप देखोगे तो रोमन साम्राज्य के जो लोग हैं भाई मेरे कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैसे यहां पर जुपिटर जो होता था यहाँ के भैया सबसे बड़े देवता होते थे रोमन साम्राज्य में। दूसरा मार्स भैया युद्धों को देवता माने जाते थे। जूनू, मीनस यहाँ के भाई मेरे देवता होते थे। यानी रोमन साम्राज्य में अगर हम लोग बात करें अलग अलग देवी देवताओं की भाई मेरे पूजा की जाती थी रोमन साम्राज्य में। और रोमन साम्राज्य में कह सकते धर्म का जो प्रभाव है वह राजनीति पर, समाज पर, सब जगह पर भाई मेरे धर्म जो है पूरी तरीके से रोमन साम्राज्य में जुड़ा हुआ है। रोमन साम्राज्य में कह सकते शुरुआत में बहुत सारी देवी देवताओं को माना जाता था भाई मेरे रोमन साम्राज्य में। धर्म जो है राज्य में जो राज्य था, ये जो सरकार थी भाई धर्म की रक्षा करती थी। और धार्मिक अनुष्ठानों में भाई नागरिकों के भाई हर नागरिक को धर्म मानना पड़ता था, धर्म के अनुसार भी आपको चलना है, धार्मिक रूप से आपको काम करना है। इस प्रकार से भाई रोमन साम्राज्य पूरा चलता था। और शुरू में जो रोमन साम्राज्य है भाई मेरे किस प्रकार का है, बहुदेववाद है, कई सारी देवी देवताओं की भाई मेरे यहाँ पर पूजा की जाती थी, जो शुरुआत में कह सकते रोमन साम्राज्य था। राज्य और सम्राट की पूजा भाई मेरे रोमन साम्राज्य में अगर आप देखो भाई धर्म को लोग खूब मानते थे, लेकिन राजा के साथ भाई जुड़ा हुआ था। सम्राट को भाई देवता माना जाता था रोमन साम्राज्य में, यानी रोमन साम्राज्य का भाई जो राजा होता था उसको भगवान माना जाता था, यानी परमात्मा माना जाता था। यानी रोमन साम्राज्य का जो राजा था उसको देवता के समान उसकी पूजा की जाती थी। ये रोमन साम्राज्य में भाई मेरे होता था। सम्राट की पूजा जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। यानी रोमन साम्राज्य में लोगों को कहा गया था कि जो सम्राट है, जो राजा है, ये भाई मेरे देवता के समान है। यानी कह सकते कि रोमन साम्राज्य में जो शासक, जो राजा है, उसको भगवान का पद मिला हुआ है। आम जनता कह सकते कि सम्राट को देवता की तरह उसकी पूजा करती थी भाई मेरे रोमन साम्राज्य में। विदेशी और रहस्यवादी पंथ थे रोमन साम्राज्य में, कह सकते कई सारे धर्मों का प्रभाव पड़ा। रोमन साम्राज्य में भाई मेरे मित्रा पंथ है, आइसिस पंथ है, साइबेल है, यानी कई सारे धर्मों का प्रभाव जो है कह सकते रोमन साम्राज्य पर पड़ा। रोमन साम्राज्य में भाई मेरे जो आदमी है वो मोक्ष के लिए और शांति के लिए भाई धर्म को ज्यादा से ज्यादा बल देते थे। यानी रोमन साम्राज्य में देखोगे तो ये लोग मोक्ष मिल जाए, इनको मुक्ति मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए और जीवन में इनकी शांति हो जाए, इसलिए भाई मेरे ज्यादातर कह सकते हो कि धर्म पर बल देते थे, खासतौर से रोमन साम्राज्य में। भाई मेरे रोमन साम्राज्य में भाई ईसाई धर्म आया। देखो बाद में क्या था, रोमन साम्राज्य जो था उसने ईसाई धर्म को अपना लिया। और ईसाई धर्म का प्रभाव कैसे पड़ा भाई रोमन साम्राज्य पर, ईसाई धर्म का उदय भाई मेरे रोमन साम्राज्य पर कैसे पड़ा, या कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म बताओ। देखिएगा पहली शताब्दी में कह सकते भाई मेरे ईसा मसीह के उपदेश से उत्पन्न होता है। भाई आपको पता ना
जो ईसाई धर्म है, अगर आप देखोगे भाई, आज अगर हम लोग बात करेंगे तो आज है भाई मेरे 25 तारीख, क्रिसमस डे है, समझ रहे हो। और आज कह सकते हैं जो जो यीशु ईसा मसीह हैं, खासतौर से ईसाइयों का ही पूरा भाई मेरे त्योहार चल रहा है, ठीक है। 25 दिसंबर जो होता है भाई क्रिसमस होता है, क्रिसमस भाई मेरे ईसाइयों का होता है। इसी दिन माना जाता है जो यीशु हैं यानी ईसा मसीह जो हैं वो उनका दिन है, ठीक है। शुरू में भाई मेरे ईसाइयों पर यानी जो शुरू में कह सकते हैं जो ये है ईसाई धर्म है, ये यहूदियों के बीच फैला था। यहूदी जो है ना, शुरू में भाई मेरे जो ईसाई धर्म उस यहूदियों के बीच फैला। और ईसाई धर्म में भाई मेरे प्रेम, करुणा और समानता की बात की गई है। ईसाई धर्म में भी कह सकते एक ईश्वरवादी है, एक ही ईश्वर को माना जाता भाई मेरे ईसाई धर्म में। जैसे मुसलमानों में कह सकते इस्लाम भी भाई एक ईश्वरवादी है। अगर आप देखेंगे तो इस्लाम भी क्या है, एक ईश्वरवादी है, यानी एक ही ईश्वर की उपासना कौन करता है, इस्लाम करता है। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो ईसाई धर्म है यह भी एक ईश्वरवादी धर्म है, यानी यहां पर भैया सिर्फ ईसा मसीह यीशु को ही सब मान्यता है। यानी ईसाई धर्म में देखोगे भाई प्रेम करो, करुणा करो, सबको बराबर मानो, किसी के साथ भाई भेदभाव छुआछूत मत करो, ये ईसाई धर्म में बातें थी। प्रारंभिक विरोध और उत्पीड़न, भाई ईसाई धर्म आने से क्या हुआ कि सम्राट की पूजा को करने से लोगों ने इनकार कर दिया। भाई जब कह सकते हो कि रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म आया तो लोगों ने कह सकते भाई क्या किया कि सम्राट की पूजा करनी बंद कर दी। राज्य ने धर्म को खतरा मान लिया। भाई जब कह सकते रोमन साम्राज्य में भाई जब ईसाई धर्म आता है तो जो राजा है, जो शासक है, वो भाई इस ईसाई धर्म से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, उसको खतरा मानता था। नीरो, डायोडोसस, इन लोगों के काल में भाई इसका यानी जो लोग भाई मेरे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, रोमन साम्राज्य में उन लोगों को भाई मारा जाता था, पीटा जाता था, ताकि रोमन साम्राज्य में भाई ईसाई धर्म ना फैले। ईसाई धर्म के खिलाफ कह सकते भाई रोमन साम्राज्य का जो राजा वो भाई खड़ा हुआ है, ताकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भाई मेरे रोमन साम्राज्य में ना हो। ईसाई धर्म का प्रसार भैया रोमन साम्राज्य में कैसे हुआ, तो शहरों में, दासों में, महिलाओं में और गरीबों में कह सकते रोमन साम्राज्य में भाई मेरे ईसाई धर्म सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। आगे चल करके कह सकते भाई मेरे रोमन साम्राज्य में जो ईसाई धर्म है उस शहर के लोगों में, गांव में, महिलाओं में, गरीबों में ईसाई धर्म भाई मेरे बहुत ज्यादा लोकप्रिय होता है, कह सकते हो कि रोमन साम्राज्य में। बाद में संगठित चर्चा होती है और रोमन साम्राज्य का विकास कैसे, तो भाई रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म का विकास होता है। रोमन साम्राज्य में भाई जो पादरी है, रोमन साम्राज्य में जो लोग पादरी पता किसके कहते हैं, खासकर जो लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उसको पादरी बोलते हैं। तो पादरी समाज का उदय होता है और रोमन साम्राज्य में कह सकते भाई ईसाई धर्म जो बहुत ज्यादा फैल जाता है। लेकिन जो शासक, जो राजा है, वह ईसाई धर्म को फैलने नहीं देना चाहता था। क्यों? क्योंकि राजा की भाई शक्तियां घट रही थी, इसलिए इसका विरोध राजाओं ने किया। यानी रोमन साम्राज्य का जो सम्राट है ईसाई धर्म का विरोध करता था। क्यों करता था? क्योंकि ईसाई धर्म आ जाता तो क्या भाई सभी लोग ईसा मसीह की पूजा करेंगे, राजा को नहीं मानेंगे, इसलिए वो विरोध कर रहे थे, ठीक है। रोमन साम्राज्य में भाई कह सकते हो कि ईसाई धर्म को अपना लिया गया। 313 में कह सकते हो कि रोमन साम्राज्य में भाई घोषणा हो जाती कि अब रोमन जो साम्राज्य है वो ईसाई धर्म को मान्यता मिल गई, यानी अब रोमन साम्राज्य में भैया ईसाई धर्म आ गया। ईसाई धर्म को वैधता यानी मान्यता कहां पर मिली? रोमन साम्राज्य में। यानी अब कह सकते हो जो चर्च है ईसाई धर्म में, जो चर्च है, जैसे हिंदू में मंदिर होते हैं, मुसलमानों में कह सकते हो भाई मस्जिद है, ठीक है, उसी प्रकार से भैया ईसाई धर्म में जो चर्च है, चर्च बहुत महत्वपूर्ण हो गया भाई मेरे कह सकते रोमन साम्राज्य में। चर्च ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया भाई कह सकते रोमन साम्राज्य में जब ईसाई धर्म आता है। राज्य और धर्म के रूप में ईसाई धर्म है। 1980 में अगर आप देखोगे थियोडोडिस ने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। भाई आगे चल करके कह सकते भाई रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को राजकीय धर्म, सरकारी धर्म घोषित कर दिया भाई, कह सकते रोमन साम्राज्य में। रोमन साम्राज्य में भाई मूर्ति पूजा और बहुदेववाद पर पाबंदी लगा दी गई। जब रोमन साम्राज्य पूरी तरीके से ईसाई धर्म में चला जाता है तो रोमन साम्राज्य में भाई मेरे मूर्ति पूजा बंद हो गई और बहुत सारे देवी देवताओं की जो पूजा होती थी उसको खत्म कर दिया गया। ईसाई धर्म का प्रभाव रोमन साम्राज्य पर क्या पड़ा? तो भाई ईसाई धर्म का प्रभाव रोमन साम्राज्य पर क्या पड़ा? समाज पर। रोमन साम्राज्य में जो दास थे, जो महिलाएं थी, उन पर कह सकते हैं रोमन ईसाई धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, इनमें सुधार हुआ। जो दान लेना, सेवा करना, परोपकार की भावना, यानी रोमन साम्राज्य में जब ईसाई धर्म आया तो लोगों ने भाई दान करना शुरू किया, लोगों की सेवा करना शुरू की, लोगों की मदद करना शुरू किया। यह कह सकते ईसाई धर्म से आने से रोमन साम्राज्य पर प्रभाव पड़ा। राजनीतिक प्रभाव क्या?
रोमन साम्राज्य में भाई कह सकते चर्च बहुत शक्तिशाली संस्था बन गई। रोमन साम्राज्य में भाई मेरे जब ईसाई धर्म आया तो कह सकते चर्च बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गए। राज्य और चर्च के बीच में संबंध बन जाते भाई मेरे जब रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म आता है। कल्चर में क्या प्रभाव पड़ा, संस्कृति में भाई रोमन साम्राज्य में जब ईसाई धर्म को अपना लिया जाता है तो रोमन साम्राज्य में भाई कला है, भवन है, शिक्षा पर भी कह सकते ईसाई धर्म का प्रभाव पड़ा। रोमन साम्राज्य में कह सकते रोमन साम्राज्य में कई सारे परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। तो भाई मेरे रोमन साम्राज्य में धर्म क्या है, या कह सकते रोमन साम्राज्य पर ईसाई धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। शुरू में कह सकते रोमन साम्राज्य में भाई मेरे सम्राट की पूजा की जाती थी। रोमन साम्राज्य में कई सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, लेकिन बाद में भाई मेरे रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म आता है और ईसाई धर्म के आने से रोमन साम्राज्य भाई मेरे पूरी तरीके से बदल जाता है। और पूरी तरीके से कहते हैं रोमन साम्राज्य में जो चर्च है और जो ईसाई धर्म भैया उसका बोलबाला है, और रोमन साम्राज्य पूरी तरीके से भाई ईसाई धर्म में तब्दील हो जाता है। और राजकीय धर्म, सरकारी धर्म भाई कौन बन जाता है रोमन साम्राज्य में, ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म आने से कहते हैं ईसा मसीह और चर्च की मान्यता कह सकते हो भाई मेरे रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा सामंतवाद का स्वरूप बताओ, और सामंतवाद के भाई मेरे कौन कौन से घटक हैं। सामंतवाद समझते हो भाई मेरे क्या है सामंतवाद? अरे भाई सामंत का मतलब होता है कि जब एक राजा होता है ना, जैसे मान लो भाई मेरे एक राजा है, सम्राट है, सम्राट क्या करता है भाई मेरे बहुत सारे लोगों को जमीनें दे देता है। जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य है, ठीक है भाई। रोमन साम्राज्य में क्या हो कि जो सम्राट है वो क्या करता है भाई अलग अलग लोगों को जमीनी अधिकार दे देता है और कहता जाए भाई खेती करो, किसानी करवाओ लोग किसानों से, और जो पैसा होगा राज खजाने में जमा करवा दो। यही भाई मोटे तौर से सामंतवाद होता है, यानी सम्राट की तरफ से अलग अलग लोगों को जमीनी अधिकार दे दिए जाते हैं और वह लोग जाकर के किसानों से खेती करवाते, शासन प्रशासन को देखते हैं, और जो सम्राट है उसको जाकर भाई राज खजाने में जो पैसा बनता है उसको जमा करवा देते हैं। मोटे तौर से भाई मेरे यही सामंतवाद है, यानी एक सम्राट एक राजा के अंडर में जो सारी जमीनें हैं वो सारी जमीनों को अलग अलग लोगों को बांट दी जाती है। वह लोग जाकर के किसानों से खेती करवाते हैं, व्यापार और शासन प्रशासन देखते हैं। यही भाई मेरे खास तौर से सामंतवाद है। तो देखिएगा सामंतवाद क्या है। देखो मध्यकालीन यूरोप में भाई मेरे एक व्यवस्था आई, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी जिसको खास तौर से सामंतवाद कहा गया है। इसका विकास रोमन साम्राज्य के पतन के बाद। सामंतवाद भाई कब आया? जब रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है तब सामंतवाद आता है। यह व्यवस्था भूमि यानी जमीन जो है, जो भूमि है, जो जमीन है, सेवा निष्ठा के आधार पर होती थी और ग्रामीण समाज पर कह सकते खास तौर से सामंतवाद का भाई मेरे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। देखो सामंतवाद में क्या होता है, जैसे भाई मान लो राजा है, राजा क्या करता था जो सारी जमीनें हैं वो अलग अलग लोगों में बांट देता था, अलग अलग अधिकारी बना देता था, सामंत बना देता था भाई, उनको जमीन मिल जाती थी। और जब लोगों को जमीन दे दी जाती थी तो लोग जाकर के वहां से किसानों से खेती करवाते थे और वहां का शासन प्रशासन देखते थे और सम्राट पूरी व्यवस्था को देखता रहता था। यही भाई मेरे सामंतवाद है। सामंतवाद का स्वरूप क्या है? सामंतवाद में भाई मेरे क्या होता है? भूमि आधारित व्यवस्था है। सामंतवाद में भाई मेरे क्या होता है कि जो जमीन है, जमीन पर क्या कर दिया जाता? सामंत आधारित है, यानी किसी को नियुक्त कर दिया जाता, अलग अलग जमीनों पर अलग अलग आदमी को दे दी जाती है सम्राट या राजा के द्वारा। राजा को भाई मेरे जो सामंत होते हैं वो कर देते हैं, टैक्स देते हैं। जैसे भाई मान लो कि मैं राजा हूं और मैंने भाई मान लिया मैंने अपने पूरे राज्य में कम से कम 50 आदमी जो थे जिनको मैंने अलग अलग इलाके दे दिए, वो किसानों से खेती करवाएंगे और सारा शासन प्रशासन देखेंगे। और मैं राजा हूं भाई, तो जो साल भर में पैसा बनेगा वो ला करके मेरे पास राज खजाने में जमा करवा देंगे। यही खासतौर से सामंतवाद है। तो भाई जो राजा होता था सामंत, उसके पास जो उसको जमीन मिली है सामंतों को, वो ला करके भाई मेरे पैसा रुपया सब जमा करवाते थे, सामंत करते थे। बदले में सामंत जो है सैन्य सेवा और निष्ठा प्रदान करते थे। यानी देखो जब राजा सामंतों को जमीन देता है, भूमि अधिकार देता है कि भाई जाओ किसानों से खेती करवाओ और शासन प्रशासन वहां का चलाओ, तो भाई सामंत जो होते हैं राजा को बदले में सैनिक भी देते थे और राजा को कह सकते हो भाई और जो किसानों से खेती करवाते थे वो टैक्स वैक्स भी ला करके देते थे। सामंती व्यवस्था में होता है। विकेंद्रीकरण सत्ता होती है। देखो भाई सामंतवाद में क्या होता है कि राजा जो है पूरी तरीके से अलग अलग लोगों में जमीन अधिकार को बांट देता है। सामंत भाई मेरे अपने अपने इलाकों में शासन को देखते हैं, प्रशासन को देखते हैं, सेना को देखते हैं, पूरा कंट्रोल करते हैं जो अलग अलग इलाकों में सामंत होते हैं। ठीक है, व्यक्ति संबंधित अर्थव्यवस्था है। सामंतवाद में क्या है?
सामंतवाद में भाई जो सामंत है वो राजा को अपना मालिक मानता है, स्वामी मानता, समझ गए। जैसे भाई मान लो मैं राजा हूं और मैंने भाई मेरे 50 आदमी को सामंत बना दिया, तो 50 लोग क्या है भाई मेरे, एक प्रकार से मैं उनका मालिक हो गया भाई। मैंने आपको जमीन दे दिया और आपको सारे अधिकार दे दिए, भाई किसानों से खेती करवाओ और सारा टैक्स जो मिले मेरे को ला करके दो। तो सामंतवाद में क्या होता कि भाई एक प्रकार से स्वामी सेवक का संबंध बन जाता है, यानी राजा जो है एक प्रकार से भैया स्वामी बन जाता है और सामंत भैया उसका सेवक बन जाता है। लिखित कानून के जो सामंतवाद होता था इसमें कोई लिखित कानून नहीं होता था, एक प्रकार से पूरी व्यवस्था मौखिक होती थी और राजा राजा के जो विश्वास पात्र लोग होते भैया उन्हीं को सामंत बनाया जाता था। आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था है भाई, सामंतवाद में क्या था, सामंतवाद में पूरी तरीके से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी किसानों से खेती होती करवाई जाती थी, सारा भैया जो पैसा होता था वो राज खजाने में जमा करवाते थे जाकर के सामंत। व्यापार और नगरीकरण भाई में जो सामंतवाद है उसमें खासतौर से व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादातर खेती पर फोकस किया जाता था भाई मेरे सामंतवाद में। सामंतवाद में कह सकते समाज में असमानता है, समाज में भाई गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो सामंत है वो भाई किसानों पर मजदूरों पर बहुत ज्यादा शोषण दमन करते थे। सामंतवाद में का जो सामंत है भाई मेरे वो बहुत ज्यादा अमीर होते चले जाते हैं, किसान और जो मजदूर हैं वो गरीब होते चले जाते हैं। तो सामंतवाद में क्या दिखाई देगा कि समाज में गैर बराबरी है, क्या है, समाज में गैर बराबरी है, समाज में कह सकते हैं अमीर गरीब के बीच जो खाई है बढ़ती चली जाएगी भाई मेरे सामंतवाद में, एक व्यवस्था है। सामंतवाद के भाई मेरे कौन कौन से घटक हैं, तो सामंतवाद में भाई मेरे सबसे पहले राजा होता है, राजा के पास सारी जमीनें हैं, सम्राट है और वो क्या करता भाई अलग अलग लोगों को अपनी जमीनें बांट देता है और अलग अलग सामंत बनाता है। सामंत कौन है, जिसको भाई जमीन मिलती है, जिसको जमीन दी गई है, जिसको जमीन पर नियुक्त किया गया उसको सामंत बोलते हैं, यानी जिसको भाई हम एक प्रकार से कह सकते, आप लोग भी कह सकते जमींदार, जिसको हमारे यहाँ पर कहा गया जमींदार टाइप का ही सामंत, नाम बदल गया लेकिन जमींदार ही कर लीजिए। तो भाई सामंत कौन है, इसको बड़ी जमीन मिल जाती है, ठीक है, और सामंत क्या करता है, जो जमीन मिली है वहां पर रहता है, वहां का किसानों से खेती करवाएगा, वहां का शासन प्रशासन सेना सब कुछ देखेगा। किसानों से सामंत खेती करवाते थे और किसानों का भैया टैक्स इकट्ठा करते थे और बदले में राजा को जाकर के जो राजा का बनता था, जो टैक्स बनता था उसको जमा करवाते थे। ये भाई सामंत इस प्रकार का काम करते थे। वर्सल क्या है, वर्सल क्या है, सामंतों से भूमि प्राप्त करने वाले को वर्सल बोलते हैं। भाई जो सामंत राजा के अनुसार काम नहीं करते, सम्राट के अनुसार, भैया उनसे सामंती अधिकार वापस लिए जाते, जमीन वापस ले लेते थे, उसको बोलते वर्सल। किसानों और सराफा क्या है, भाई भूमि पर काम करने वाले भाई किसान जमीन पर काम करते थे, सराफा भाई भूमि से जुड़े हुए लोग थे। किसानों से भाई मेरे खेती करवाई जाती थी और टैक्स लिया जाता था, सामंत लेते थे। मैनर व्यवस्था क्या है, सामंतों की आर्थिक इकाई बोलते भाई मैनर व्यवस्था, जो सामंत होते थे वो उनकी एक आर्थिक व्यवस्था जिसको बोलते मैनर, मैनर में खेती और शिल्प का निवास होता था, अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। चर्च की बात करें भाई, जो सामंतवाद में भाई जो चर्च है, ईसाई धर्म में तो चर्च है ना, तो चर्च जो है सबसे बड़ा भूमि अधिकार भैया चर्चों के पास होता था सामंतवाद में। धार्मिक और सामाजिक कंट्रोल भैया चर्चों का पूरा होता था। शिक्षा और नैतिकता पर चर्चों का प्रभाव हमको दिखाई देता भाई जब पूरे यूरोप में कह सकते सामंतवाद आया। क्या, सामंतवाद बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, सामंतवाद का क्वेश्चन 100% आएगा, याद रखिएगा। सामंतवाद की भैया विशेषता क्या है, तो सामंतवाद में भाई मेरे जो जमीन होती राजा के पास होती, राजा अलग अलग लोगों को अपने जमीनी अधिकार दे देता है। सामंत भाई, सामंत एक प्रकार से राजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, उसके एक प्रकार से चमचे हैं समझ लो भाई सामंत, जो किसानों से अलग अलग जगह पर खेती करवा करके पैसा जमा करवा रहे हैं। सामंतवाद में क्या है कि भाई व्यापार ज्यादा नहीं होता है, सामंतवाद में भैया खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। सामंतवाद में कह सकते हो हमको चर्चों का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि ज्यादातर जो जमीनें हैं वो किसके पास होती थी भाई मेरे, चर्चों के पास होती है, अगर हम सामंतवाद की बात करें। और भाई मेरे सामंतवाद का क्वेश्चन भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सम्राट या राजा जमीन, जो सारी जमीनें होती हैं अलग अलग लोगों को बांट देता है और उनको नियुक्त कर देता है, और सामंत जो होते हैं वो भाई किसानों से खेती करवाते हैं, वहां का शासन प्रशासन सब कुछ देखते हैं और बदले में स्वामी भक्ति कह सकते हो, राजा को बदले में कह सकते जो जमीन उसको मिली है बदले में राजा को भाई जो कर होता, जो टैक्स होता है राज खजाने में जमा करवाते हैं। इसी प्रकार से भाई कह सकते पूरी सामंतवाद चलता है। और यूरोप में भाई मेरे एक प्रकार से जिसको हम जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं, जैसे जमींदार होता है, लगभग इसी प्रकार का नाम भैया बिल्कुल अलग है, बस खाली उसी को भाई हम लोग बोलते हैं सामंतवाद। ठीक है, और भाई मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामंतवाद, क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है भाई मेरे,
अगर मैं सामंतवाद की बात करूं, सामंतवाद के भाई चरण बताओ, यानी फेज बताओ, कितने स्टेप हैं सामंतवाद में। तो सामंतवाद भाई दो प्रकार का है। देखिएगा, यूरोप में जो सामंतवाद आया है, इसको विकसित होने में एक ऐसी व्यवस्था है जो धीरे धीरे भैया सामंतवाद आगे बढ़ा है। इतिहासकारों का मानना कि जो सामंतवाद है भाई मेरे दो प्रकार का है। पहला है प्रारंभिक सामंतवाद और दूसरा भैया उच्च सामंतवाद। यानी सामंतवाद भाई मेरे दो प्रकार का है। पहले को बोलते हैं फर्स्ट फेज में जो सामंतवाद है, और दूसरा चरण है सामंतवाद का। जो पहला सामंतवाद है, सामंतवाद का जो पहला चरण है, उसमें क्या था भाई, प्रारंभिक सामंतवाद कब है, तो 9वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी, क्या बोला भाई मेरे, 9वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक सामंतवाद का पहला चरण है, यानी फर्स्ट फेज है। इस चरण में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद कह सकते हो भाई, एक प्रकार से असुरक्षा है, अव्यवस्था है, इसलिए कह सकते सामंतवाद का उदय होता है। जो सामंतवाद का भाई में जो पहला चरण, इसमें क्या था, राजनीतिक अस्थिरता थी, सत्ता कमजोर हुई, स्थानीय सामंतों का प्रभुत्व है, राजा केवल नाम मात्र का भाई मेरे होता था, जिसको हम लोग कहते हैं कि सामंतवाद का भाई मेरे जो पहला चरण है, सामंतवाद का भाई मेरे जो फर्स्ट फेज है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पर आपको यहां भी देखने को मिलेगा कि नाम मात्र का राजा है, सत्ता कमजोर है और स्थानीय सामंतों का भाई प्रभुत्व है। भूमि और सुरक्षा का संबंध है। शुरुआत में जो सामंतवाद है उसमें भूमि के बदले राजा सुरक्षा मांगते थे, यानी लैंड संबंधित विकसित हुआ। व्यक्तिगत निष्ठा पर कह सकते पूरा सामंतवाद भाई चलता था शुरू में, जो प्रारंभिक सामंतवाद है। मनार व्यवस्था का विकास हुआ। मैनर क्या है, शुरू में जो सामंतवाद है, प्रारंभिक सामंतवाद में कह सकते जो सामंतवाद का है, उसमें मैनर व्यवस्था का विकास होता। मैनर व्यवस्था क्या, आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था है। व्यापार कम होता था भाई शुरू में सामंतवाद में, और नगरों का विकास हुआ। सामंतवाद में कह सकते भाई पूरी तरीके से कृषि आधारित व्यवस्था है सामंतवाद में। सामंतवाद का जो पहला चरण है, जो फर्स्ट पेज है, उसमें कह सकते भाई मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी जो कृषि है, कृषि खास तौर से मुख्य आजीविका है, समझ रहे, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर ही पूरा था। किसानों की स्थिति भाई कैसे है सामंतवाद में, शुरू में जो भाई सामंतवाद है, यहां पर किसान शुरू में स्वतंत्र थे, उनको बेगारी नहीं, यानी उन पर टैक्स ज्यादा नहीं लिया जाता था। भूमि से बंधे हुए भाई मेरे किसान होते थे सामंतवाद में। चर्चों की भूमिका क्या है भाई, कह सकते जो शुरू में जो सामंतवाद है, यहां पर चर्च एक बड़ा भू अधिकार था। चर्चों के बाद भाई सबसे ज्यादा जमीनी अधिकार होते थे। चर्च धार्मिक रूप से धर्म में और समाज पर कंट्रोल भाई रखता है चर्च। शिक्षा और समाज में चर्चों का भाई मेरे बहुत ज्यादा प्रभुत्व है। सामंतवाद का जो पहला चरण है, जो फर्स्ट फेज है, ये सामंतवाद की शुरुआती फेज है शुरुआत है। और भाई मेरे सामंतवाद का भाई मेरे दूसरा चरण क्या है, और सामंतवाद का जो सेकंड फेज आता है, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो भाई मेरे जो सामंतवाद का दूसरा चरण है, इसको बोलते हैं उच्च सामंतवाद। ये कह सकते हैं भाई मेरे 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, क्या है, 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक कह सकते हो कि सामंतवाद का भाई मेरे सेकंड फेज चलता है। इस चरण में कह सकते हैं कि सामंतवाद पूरे विकराल रूप में हमको दिखाई देता है, पूरा फैल जाता है, बड़ा सामंतवाद हमको दिखाई देता है। शुरू में तो भाई सिर्फ कह सकते दिखावा था, ऊंट के मुंह में जीरा था, और बाद में कह सकते 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी का सामंतवाद का विस्तार होता है। पूरी तरीके सामंतवादी व्यवस्था जो है पूरी दुनिया में इसका विस्तार होता है, ठीक है। देखिएगा, सामंतवाद का भाई जो दूसरा चरण, इसमें क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता आ जाती है। सामंतवाद पूरी तरीके से फैल जाता भाई मेरे दूसरे चरण में। राजा की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है सामंतवाद के दूसरे चरण में। कानून और प्रशासन में भाई मेरे बहुत ज्यादा सुधार होता है, यानी सामंतवाद का जो दूसरा चरण था, उसमें राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और सामंतों का पूरा कंट्रोल राजा पर हो जाता है, यानी राजा का कंट्रोल सामंतों पर हो जाता है शुरू, यानी सामंतवाद के दूसरे चरण में। कृषि और तकनीक का भाई मेरे खूब ज्यादा विकास होता है। सामंतवाद का जो दूसरा चरण है, इसमें हल के द्वारा और खेती जो भाई मेरे बहुत ज्यादा विकसित हुई थी सामंतवाद के दूसरे चरण में। उत्पादन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, और सामंतवाद के दूसरे चरण में कह सकते भाई जो खेती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उत्पादन बढ़ जाएगा। व्यापार और नगरों का विकास भाई मेरे खूब होता है। सामंतवाद का जो दूसरा चरण, इसमें कह सकते कि बाजार विकसित होते हैं, मेले लगने लग जाते हैं। सामंतवाद के दूसरे चरण में हम लोग कह सकते कि व्यापार जो है भाई मेरे, वह बहुत तेजी से बढ़ता है। व्यापारिक गतिविधियां कह सकते सामंतवाद के दूसरे चरण में बहुत तेजी से बढ़ती हैं, और मुद्रा व्यवस्था जो है तेजी से बढ़ती है। सामंतवाद के दूसरे चरण में कह सकते भाई किसानों की स्थिति कैसे है, सिर्फ व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी, यानी किसानों की स्थिति कह सकते भाई सामंतवाद के दूसरे में भाई किसान बिल्कुल पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं। किसानों का शोषण होता है, दमन होता है,
किसान मजदूर बनकर के भाई मेरे रह जाता है, जो सामंतवाद का दूसरा चरण आता है। यानी 11वीं से 14वीं शताब्दी तक कह सकते हैं जो सामंतवाद है उसमें किसानों की स्थिति भैया बदल जाती है। किसान एक खेतिहर मजदूर बन करके रह जाता है। किसानों का भाई मेरे खूब शोषण दमन किया जाता है। किसानों को बहुत ज्यादा आजादी नहीं, किसान अपनी जमीन से बंद करके रह जाते हैं। चर्चों की स्थिति क्या है? चर्च और शक्तिशाली हो जाते हैं, यूनिवर्सिटियां खुल जाती हैं। धर्म के साथ कह सकते हैं कि राज्य का पूरी तरह से भाई मेरे घालमेल हो जाता है जब सामंतवाद का भाई मेरे दूसरा चरण आता है। संकट के स्रोत क्या है? 14वीं शताब्दी में कह सकते भाई मेरे बहुत ज्यादा भूखमरी आती है, अकाल पड़ता है और प्लेग नाम की भाई मेरे एक बीमारी पूरे यूरोप में फैल जाती है जिसको ब्लैक डेथ कहा जाता था। भाई 14वीं शताब्दी में क्या होता है कि पूरे यूरोप में भैया अकाल पड़ता है, भूखमरी आती है और पूरे यूरोप में कह सकते भाई मेरे प्लेग नाम की बीमारी फैलती है और किसानों ने भाई मेरे विद्रोह किया। क्या हुआ भाई मेरे? अकाल पड़ता है, प्लेग नाम की बीमारी पूरे यूरोप में फैल जाती है और किसान भाई सामंतवाद के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, धावा बोल देते हैं और इसी कारण से कहते हैं भाई मेरे 14वीं शताब्दी के लास्ट में जाकर के भाई मेरे सामंतवाद का पतन हो जाता है। सामंतवाद का पतन क्यों हो गया? क्योंकि अकाल पड़ गया, खेती होनी बंद हो गई, सब कुछ सूख गया भाई मेरे और प्लेग ऐसी बीमारी फैलती कि भाई मेरे पूरे यूरोप में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें होती हैं। कहा जाता भाई मेरे जब प्लेग फैला था यूरोप की आधी आबादी घट गई थी, करोड़ों लोगों की, लाखों लोग मारे जाते भाई प्लेग नाम की बीमारी में। और इससे कह सकते कि दूसरा क्या, किसानों ने कह सकते भाई सामंतों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसलिए कह सकते 14वीं शताब्दी आते आते लास्ट में कह सकते हो कि सामंतवाद का भाई मेरे पूरी तरीके से पतन हो जाता है। 9वीं से 11वीं शताब्दी में कह सकते भाई सामंतवाद का पहला चरण है और 11वीं से 14वीं शताब्दी कह सकते कि सामंतवाद का दूसरा चरण है और 14वीं शताब्दी के लास्ट में कह सकते कि भाई मेरे जो सामंतवाद है उसका पतन हो जाता है और सामंतवाद भाई मेरे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। 14वीं शताब्दी में सामंतवाद कमजोर पड़ जाता है और सामंतवाद की जगह पर कह सकते पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां लगने लग जाएंगी। सामंतवाद के बाद इंडस्ट्री लगने लग जाएगी, यानी अब पूंजीवाद आ जाता सामंतवाद के बाद। तो सामंतवाद भाई क्या है 14वीं शताब्दी में खत्म हो जाता। क्यों हुआ? क्योंकि अकाल पड़ा, प्लेग नाम की बीमारी फैली, किसानों ने भाई मेरे सामंतवाद के खिलाफ भाई मेरे विद्रोह कर दिया क्योंकि किसानों का शोषण दमन होता था। सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ किसानों का विद्रोह हो जाता है, प्लेग बीमारी फैल जाती है और भैया पूरे यूरोप में अकाल पड़ जाता है। इसलिए कह सकते 14वीं शताब्दी में सामंतवाद कमजोर पड़ा और सामंतवाद खत्म हो जाता है और सामंतवाद की जगह आगे चलकर के भाई क्या आएगा? पूंजीवाद आएगा, यानी बड़ी बड़ी कंपनी लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी, खासतौर से सारी चीजें यूरोप में होंगी। ठीक है, और भाई मेरे जो मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है भाई मेरे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? यूरोप में शिल्प उत्पादन और विकास कैसे? भाई यूरोप में भाई जो शिल्प मतलब समझते हो कारीगरी का काम बहुत ज्यादा हो गया, नक्काशी का काम होने लग गया। शिल्प मतलब समझते हो कारीगरी, जैसे लकड़ी का काम है, कांच का काम है, लोहे का काम है, इस प्रकार की चीजें ज्यादा बनने लग जाती है, बोलते भाई शिल्प उत्पादन। तो देखेगा मध्यकालीन यूरोप में भाई मेरे शिल्प उत्पादन का विकास, सामंतवादी अर्थव्यवस्था, नगरों के उदय और व्यापार के विस्तार से भाई पूरे यूरोप में भाई शिल्प उत्पादन बहुत बढ़ जाता था। प्रारंभिक यानी शुरुआत में कह सकते शिल्प उत्पादन भाई थोड़ा कम था, घरेलू था, लेकिन 11वीं शताब्दी में कह सकते भाई यूरोप में भाई शिल्प उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा। यूरोप में भाई शिल्प उत्पादन का विकास कब हुआ? तो कह सकते कि 9वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी तक कह सकते भाई मेरे यूरोप में शिल्प उत्पादन बढ़ा। शिल्प मतलब समझते हो, शिल्प उत्पादन में कह सकते भाई माइनर व्यवस्था आ जाती है, सीमित हो जाती है। देखो शिल्प उत्पादन में समझते हो, अरे भाई शिल्प का मतलब भाई लकड़ी का काम होने लग गया, लकड़ी की चीजें खूब बनने लग गई, लोहे की कारीगरी खूब होने लग गई, कांच की कारीगरी खूब होने लग गई, मिट्टी की चीजें खूब बनने लग गई। इसी को लेकर के जब उत्पादन, इसी को लेकर के जब काम होने लग जाता है, इसको बोलते हैं शिल्प उत्पादन। भाई मेरे समझ गए? कारीगर मुख्यतः किसानों के लिए सहायक, यानी कारीगरी का काम कह सकते हैं, जैसे लकड़ी के सामानों की कारीगरी होने लगी, कांच में कारीगरी होने लगी, यह कह सकते हो कि लोहे की कारीगरी होने लगी, यह होता भाई शिल्प उत्पादन। यानी कारीगर कह सकते हो कि खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उत्पादन कह सकते हो भाई मेरे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पैसे की आमदनी कह सकते हो कि और कारीगरी के काम में बहुत ज्यादा होने लग जाती है। लकड़ी का सामान बनने लग गया, लोहे का सामान बनने लग गया, कांच का सामान बनने लग गया, मिट्टी की चीजें बनने लग गई। यही तो भाई मेरे शिल्प उत्पादन है। शिल्प उत्पादन जो है एक प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट था, यानी खेती के साथ कह सकते कि लोगों ने भाई मेरे शिल्प का उत्पादन भी करने लगे। यानी क्या होने लग गया भाई? लकड़ी का, लोहे का, कांच का
मिट्टी का, इस प्रकार की चीजें भाई मेरे बहुत ज्यादा यूरोप में बनने लग जाती, यही शिल्प उत्पादन है। नगरों का उदय भाई मेरे, जब शिल्प का उत्पादन हुआ, लकड़ी के सामान बनने लग गए, लोहे के सामान बनने लग गए, कांच का सामान बनने लग गया, मिट्टी का सामान बनने लग गया। तो भाई मेरे कह सकते कि धीरे धीरे पूरे, कह सकते कि पूरे यूरोप में कह सकते भाई मेरे एक प्रकार से धीरे धीरे शहर बने, धीरे धीरे कह सकते कि जो शहरों का जो विकास है तेजी से होता भाई मेरे 11वीं से 13वीं शताब्दी में। तो व्यापारिक मार्गों को विकास विकास होता है, शिल्प के उत्पादन से कह सकते भाई कि बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ यूरोप में। कारीगर बहुत ज्यादा आजाद हो गए, कारीगरों का एक उदय होता जो शिल्प का उत्पादन का काम करते थे। जैसे जैसे किसका शिल्प उत्पादन किसका होता था भाई, कपड़े का काम भाई खूब होता था शिल्प उत्पादन। जैसे कपड़े में कपड़ा बनने लग गया, कपड़े में कढ़ाई होने लग गई। दूसरा धातु शिल्प, जैसे चमड़े का काम होने लग गया, चमड़े की चीजें बनने लग गई, कांच की चीजें बनने, कांच की कारीगरी खूब होने लग गई भाई मेरे। लकड़ी का कारीगरी भाई मेरे खूब होती थी, यानी चमड़े का कारीगरी खूब होने लग गई, कांच की कारीगरी खूब होती थी, लकड़ी जो है उस पर भी अलग अलग प्रकार की डिजाइन डिजाइन खूब बनने लग गई, चीजों को बनने लग गया। यानी कह सकते भाई शिल्प का उत्पादन यही की इस प्रकार की जो उत्पादन है चीजें हैं वो ज्यादातर भाई मेरे पूरे यूरोप में बनने लग गई। ग्रीड व्यवस्था क्या है, कारीगरों के भाई मेरे आगे चल करके संगठन बन जाते हैं, यानी जो कारीगर होते थे उन्होंने अपने ग्रुप बना लिया, अपना संगठन बना लिया। उत्पादन की गुणवत्ता, यानी कारीगरी का जो काम था, शिल्प का जो काम था, इसमें बहुत ज्यादा क्वालिटी आ गई और इसकी भैया जो प्राइस थे बहुत ज्यादा बढ़ गए। यानी अब कह सकते जो इसमें कारीगर थे उनकी ट्रेनिंग होने लग गई और यहां पर भैया उस्ताद यानी मास्टर भी होने लगे। होता नहीं कारीगरी में, होता नहीं जो सिखाता है वो इसको उसको उस्ताद बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं। और यहां पर कह सकते कि लोग काम भी सीखते थे, ट्रेनिंग भी होने लग गई कारीगरी के काम में। इसी को बोलते ग्रीड को बोला जाता शिल्प उत्पादन में। शिल्प उत्पादन जो है एक प्रकार से संगठन बन गया। उत्तर मध्यकाल में क्या हुआ, 13वीं से 14वीं शताब्दी में अगर आप देखो भाई मेरे कारीगरी का जो काम है, शिल्प उत्पादन का जो काम है भाई मेरे बहुत ज्यादा बढ़ा। बाजार धीरे धीरे बढ़े, शिल्प उत्पादन खूब बढ़ा। लेकिन घरेलू उद्योग की शुरुआत अभी भी रही। पूंजी यानी पैसा भाई मेरे शिल्प उत्पादन से खूब आया। यूरोप में भाई मेरे शिल्प उत्पादन की प्रकृति क्या है, शुरू में कह सकते भाई मेरे यूरोप में छोटे पैमाने पर शिल्प उत्पादन होता था, छोटे औजारों का सीमित पैसे के साथ भाई शिल्प उत्पादन शुरू होता। ठीक है, कुशल श्रमिक व्यवस्था थी। शिल्प उत्पादन भाई जो कारीगर होते थे ट्रेंड होते, जैसे लकड़ी का काम कर रहा है, कांच का काम है या लोहे का काम है या मिट्टी का काम है, कपड़े का काम है, इनमें जो लोग काम करते थे वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेते थे, ट्रेंड होते थे। हाथ से ज्यादातर भाई मेरे काम होता था। शिल्प उत्पादन जो काम होता ज्यादातर भाई हाथ से काम किया जाता था और बहुत हाथ की सफाई होती, यानी बहुत ज्यादा गुणवत्ता थी, बहुत ज्यादा क्वालिटी के साथ भाई शिल्प उत्पादन का काम हो रहा था। स्थानीय और बाजार में ये चीजें कहां पर बिकती थी, बड़े बड़े जो बाजार होते थे, बड़े जो जो मार्केट होते थे, वहां पर जाकर के कह सकते भाई मेरे इन चीजों को बेचा जाता, जो भाई शिल्प उत्पादन में जो चीजें बनती थी। जो शिल्प उत्पादन है अगर आप देखोगे तो खास तौर से स्थानीय मांग को ज्यादा बड़ी शिल्प उत्पादन में और दूर दूर तक शिल्प उत्पादन की चीजें बिकती थी। ग्रीड नियंत्रण, यानी जो संगठन बन गए थे भाई मेरे, यानी शिल्प उत्पादन में जो संगठन ग्रुप बन गए थे, ये लोग उत्पादन की मात्रा को, कितना पैसे में बेचना, क्या नहीं बेचना, सारी चीजें यही कंट्रोल करते थे। सामंतवाद का झुकाव भी कह सकते आगे चलकर के भाई शिल्प उत्पादन में खूब हुआ। शुरू में एक सामंतवाद इसको कंट्रोल नहीं करते थे, बाद में सामंतों का प्रभाव शिल्प उत्पादन का प्रभाव क्या पड़ा, बड़े बड़े शहरों और नगरों का विकास भैया वो शिल्प उत्पादन से। समाज में मिडिल क्लास यानी अमीर वर्ग का उदय भाई मेरे शिल्प उत्पादन से। मुद्रा, पैसे की आमदनी और अर्थव्यवस्था भाई शिल्प उत्पादन से खूब बढ़ी। सामंतवाद, शिल्प उत्पादन बढ़ने से कहते हैं जो सामंतवाद था वो धीरे धीरे भाई मेरे कमजोर हुआ। तो भाई शिल्प उत्पादन क्या है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। शिल्प उत्पादन भैया यही होता है, जैसे लकड़ी का काम होने, लकड़ी के सामानों में कारीगरी होने लग गई, कांच की कारीगरी होने लग गई, कारीगरी का काम होने लग गया। ठीक है, जैसे मिट्टी में बर्तनों में कारीगरी होने लग गई, लोहे के सामानों में कारीगरी होने लग गई। यही होता भाई शिल्प उत्पादन। अलग अलग कारीगरी का काम जो है भाई मेरे बहुत ज्यादा बढ़ जाता पूरे यूरोप में। यही भाई मेरे शिल्प उत्पादन भाई कह सकते हैं बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और शिल्प उत्पादन कह सकते हैं धीरे धीरे जो कृषि जो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था उसको धीरे धीरे इसने क्या किया, थोड़ा कम किया। और सामंतवाद के खत्म होने में कह सकते हैं शिल्प उत्पादन का एक बहुत बड़ा योगदान हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन देखे भाई मेरे क्या रहेगा, मध्यकालीन इथोपिया और मध्यकालीन जिम्बाब्वे, दो देशों के नाम। हम इथोपिया को पढ़ना भाई मेरे मध्यकाल में जो इथोपिया है, और भाई मध्यकाल में भाई मेरे जो जिम्बाब्वे है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना कई बार आ सकता है। देखिएगा अफ्रीका के इतिहास में भाई मेरे, अफ्रीका का जो इतिहास उसमें मध्यकाल में इथोपिया और जिम्बाब्वे
दो महत्वपूर्ण सभ्यता है। दोनों ही राजनीतिक संगठन, व्यापार, धर्म के लिए भाई मेरे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा मध्यकाल में भाई मेरे इथोपिया क्या है? इथोपिया एक सभ्यता है। इथोपिया एक सभ्यता आती है, इथोपिया की सभ्यता। अगर हम बात करें इथोपिया जो है, इथोपिया को प्राचीन काल में अक्सुम कहा जाता था, अक्सुम नाम से जाना जाता था। यानी प्राचीन काल में अगर आप देखो भाई मेरे जो इथोपिया है इसको किसके नाम से जाना जाता था? अक्सुम के नाम से जाना जाता। अक्सुम जो है यानी इथोपिया जो है, अक्सुम साम्राज्य का पतन भाई 7वीं शताब्दी में हो जाता है और मध्यकाल में कह सकते हैं यहीं पर इथोपिया का उदय होता है। अफ्रीका का सबसे पुराना भाई राज्य है, अफ्रीका का सबसे पुराना राज्य कौन सा भाई? इथोपिया है। ठीक है, इथोपिया में भाई राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? इथोपिया में भाई मेरे कह सकते राजा होता था। यानी इथोपिया में कह सकते हो कि नोगुसा अगस्ता, यानी इथियोपिया में भाई मेरे नोगुसा अगस्ता को यानी राजा कहा जाता था। राजा जो भाई वंशानुगत होता, जो राजा बनता था आगे चलकर के उसका बेटा राजा बनता था। राजा ही भाई मेरे सत्ता को चलाता था और धर्म को कंट्रोल करता था। राजा जो होता था वो पूरे प्रांतों और स्थानीय शासकों को देता था। इथोपिया में भाई मेरे धर्म क्या है? इथोपिया की अगर बात करूं यहाँ भाई ईसाई धर्म का बोलबाला था। इथोपिया में क्या था भाई मेरे? ईसाई धर्म को माना जाता था। इथोपिया में चर्च बहुत ज्यादा थे, चर्चों के कंट्रोल में इथोपिया था। चर्च और राज्य मिलकर के काम करते थे इथोपिया में। राजा को भाई मेरे ईश्वर माना जाता था, राजा को ही कह सकते भगवान माना जाता था इथोपिया में, कह सकते भाई मेरे। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात करें, इथोपिया में कह सकते जो अर्थव्यवस्था भाई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। इथोपिया में कह सकते पूरी तरीके से भाई खेती होती थी और खेती पर कह सकते भाई इथोपिया की पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर करती थी। व्यापार भी इथोपिया में भाई खूब होता था और खासतौर से लाल सागर के साथ इथोपिया जो है वो अपना व्यापार भी करता था। अरब के साथ भाई मेरे इथोपिया का व्यापार था। यहां पर जैसे सोना, हाथी दांत, खेती की चीजों का, कृषि उत्पादन की चीजों का व्यापार खूब होता था भाई इथोपिया में। इथोपिया का समाज और संस्कृति कैसे है? इथोपिया में भाई सामंतवाद था। इथोपिया में कह सकते हैं कि भूमि आधारित समाज है। इथोपिया में धर्म और चीजें भी भाई मेरे स्थापत्य कला का विकास हुआ। इथोपिया में भाई मेरे चर्च और मठों के शिक्षा के केंद्र भाई कौन बने? इथोपिया में। इथोपिया की बात क्या भाई? जिम्बाब्वे की, मध्यकाल में भाई जिम्बाब्वे की बात करेंगे। जिम्बाब्वे भाई मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भाई मेरे कई बार पूछा गया है। तो देखिएगा अगर मैं जिम्बाब्वे की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसको जिम्बाब्वे भाई मेरे ग्रेट जिम्बाब्वे बोला जाता है। 11वीं से लेकर के 15वीं शताब्दी तक कह सकते भाई मेरे जिम्बाब्वे का उदय हुआ मध्यकाल में। दक्षिण अफ्रीका का एक प्रमुख सभ्यता भाई मेरे जिम्बाब्वे है। यानी दक्षिण अफ्रीका में एक राज्य आता है, एक सभ्यता आती है जिसको बोलते हैं भाई जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का अर्थ क्या है? पत्थरों का घर। जिम्बाब्वे मतलब क्या था कि जो पत्थरों का घर होता है या पत्थरों का सारी चीजें भाई जिम्बाब्वे में होती थी। यहां पर राजनीति कैसा है? जिम्बाब्वे भाई मेरे राजा होता था, राजा ही प्रमुख होता था जिसको चीफ या किंग बोला जाता था। सत्ता जो है व्यापार और संसाधन बहुत ज्यादा कंट्रोल था। यहां पर राजा के पास ही भाई मेरे सारी शक्तियां थी लेकिन शासन प्रशासन थोड़ा कम था। अगर मैं जिम्बाब्वे की बात करूं तो जिम्बाब्वे भाई खास तौर से यहां के लोग जो है पशुपालन करते थे, खेती करते थे, सोने का उत्पादन करते थे। सोना और हाथी दांत का व्यापार भैया जिम्बाब्वे में खूब होता था। यहां पर जिम्बाब्वे में ज्यादातर भाई मेरे क्या होता था? व्यापार हमको दिखाई देता। क्या दिखाई देता भाई मेरे? व्यापार खूब होता था भाई मेरे जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे पूरी तरह से व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था भाई मेरे जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे भाई कह सकते शहरों का विकास हुआ। विशाल यानी बड़े बड़े पत्थरों के यहां पर घर बनाए गए थे, बिना गारे के सिर्फ पत्थर के घर बने थे जिम्बाब्वे में। बड़े बड़े किले, भवन जिम्बाब्वे भाई कह सकते पत्थर के बने हुए थे। यहां पर बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी इमारतें पत्थरों की जिम्बाब्वे में बनी हुई। भाई समाज कैसा है? जिम्बाब्वे भाई जो राजा है उसका समाज पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, बाकी लोग सामान्य हैं। जिम्बाब्वे में कह सकते हो समाज पूरी तरीके से बटा हुआ है। धर्म का भाई मेरे बहुत ज्यादा महत्व भाई जिम्बाब्वे में है। तो भाई एक याद रखिएगा, मध्यकाल में इथोपिया और मध्यकाल में जो जिम्बाब्वे है, ये आपके एग्जाम में भाई मेरे 100% आएगा, पूछा जरूर जाएगा। जो मैं बता रहा हूं इसको करके जाना ही जाना है। ठीक है, निष्कर्ष जरूर लिखना होता भाई। मध्यकाल में इथोपिया और मध्यकाल में जिम्बाब्वे, इनकी सभ्यता को लेकर के भाई मेरे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कर भाई मेरे एजेटक सभ्यता और इंका सभ्यता के बारे में पढ़ना। और एक बात बता दूं,
एक क्वेश्चन आपको भाई मेरे एग्जाम में 100% आएगा, याद रखिएगा, या तो एजेटक सभ्यता आएगा या तो इंका सभ्यता आती है। इंका कई बार इंका ही लिख देगा, खाली इंका लिख देता है, इंका बताओ, इंका इंका सभ्यता भाई जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो है ना, वैसे इंका भी है भाई मेरे, वैसे उसी प्रकार से एजेटक है, कई बार लिख देगा एजेटक क्या है, एजेटक सभ्यता है। जैसे भाई हमारे देश में हड़प्पा मोहनजोदड़ो आप लोग पढ़ते हो, उसी प्रकार से भाई मेरे एजेटक भी सभ्यता थी, सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो देखिएगा अमेरिका महाद्वीप में कह सकते भाई मेरे कई सारी सभ्यताएं विकसित हुई, इसमें एजेटक सभ्यता जो कि खास तौर से मैक्सिको की सभ्यता है, और इनका सभ्यता जो भाई मेरे पेरू की सभ्यता है, इसका विकास कैसे थे खास तौर से हुआ है। एजेटक सभ्यता क्या है भाई मेरे, जो एजेटक सभ्यता थी यहाँ का राजनीति कैसे है। एजेटक सभ्यता भाई मेरे, एजेटक सभ्यता की जो राजधानी है टेनो चिट्टान है, क्या है इसकी राजधानी है। एजेटक सभ्यता में देखोगे तो खास तौर से यहाँ पर भाई मेरे राजा होता था, यहाँ का जो शासक होता था हुई तालो आनी इसको कहा जाता था। एजेटक सभ्यता भाई मेरे कौन होता था, राजा होता था, यहाँ पर राजा होता था एजेटक सभ्यता में। अगर हम बात करेंगे यहाँ का जो राजा होता था वंशानुगत होता था भाई मेरे, जो राजा होता था आगे चल करके भाई मेरे उसी के बच्चे भी राजा बन जाते थे। एजेटक सभ्यता में हमको ये दिखाई पड़ता है, वंशानुगत है भाई, जो राजा है आगे चल करके भाई मेरे उसका बेटा राजा बन जाएगा। एजेटक सभ्यता में हमको यह देखने को मिलता है, एजेटक जो सभ्यता है। दूसरा सैन्य शक्ति होती थी, यहाँ पर सेना भी भाई मेरे रखी जाती थी, सैन्य आधारित यानी सैन्य शक्ति आधारित राज्य भाई मेरे एजेटक सभ्यता। राज्य जो भाई जो कर भी की वसूली की जाती थी, एजेटक सभ्यता में अगर आप देखोगे जो टैक्स है, टैक्स की वसूली या कर की वसूली भाई मेरे हमें एजेटक सभ्यता में दिखाई देती है। यहाँ का समाज क्या भाई मेरे एजेटक सभ्यता में, तो एजेटक सभ्यता में देखो यहाँ का समाज क्या है, तो समाज में भाई मेरे सबसे पहले नवाबी बोलते थे, जो शासक वर्ग होता था उसको नवाबी बोलते थे। योद्धा होते थे जो सेनाओं में होते उसको योद्धा वर्ग बोला जाता था। पुरोहित जो पूजा पाठ करवाते थे, जो धर्म में भाई करवाते थे उनको पुरोहित बोला जाता था एजेटक सभ्यता में। व्यापारी भी होते थे क्योंकि एजेटक सभ्यता में भैया व्यापार भी होता था। किसान भी होते थे क्योंकि यहाँ पर खेती भी की जाती, तो किसान भी होते थे एजेटक सभ्यता में। दास क्योंकि यहाँ पर गुलाम भी बनाए जाते भाई, इसका मतलब क्या है, तो यानी कह सकते एजेटक सभ्यता भाई हमको गुलाम भी है, दास भी है, व्यापारी भी है, पुरोहित भी है, यानी जो धर्म का काम करवाता है। और शिक्षा यहाँ पर भाई मेरे बहुत ज्यादा अनिवार्य थी, कंपलसरी एजुकेशन भाई मेरे एजेटक सभ्यता में, पढ़ना लिखना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी था, कह सकते हो कि एजेटक सभ्यता में। योद्धाओं को यानी कह सकते जो सैनिक होते थे, समाज में भैया सबसे ज्यादा सम्मान किसको मिलता था, सैनिकों को कह सकते सही समाज में, यानी आर्मी वाले लोगों का कह सकते भाई मेरे एजेटक सभ्यता में बहुत ज्यादा सम्मान था, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी, कह सकते भाई मेरे एजेटक सभ्यता में का जो समाज है, किसको, योद्धा जो सैनिक है। अर्थव्यवस्था कैसी क्या भाई मेरे, जो एजेटक सभ्यता यहाँ पर कृषि आधारित खेती बहुत ज्यादा होती थी भाई मेरे, कह सकते एजेटक सभ्यता में। यहाँ पर खास तौर से भाई कह सकते हो गए चीना पल प्रणाली से खेती की जाती थी। एजेटक सभ्यता में अगर आप देखोगे मक्का, बीनस, कोको की फसलें बहुत होती। कौन कौन सी फसल भाई मेरे एजेटक सभ्यता में, मक्का, बीन्स की खेती होती थी, बीन्स और कोको यहाँ पर भाई मेरे यहाँ इस फसल का उत्पादन किया जाता था। बाजारों में व्यापार होता था एजेटक सभ्यता में, कर आधारित यानी किसानों से भाई मेरे टैक्स भी लिया जाता था एजेटक सभ्यता में। धर्म क्या है यहाँ पर एजेटक सभ्यता में, अगर धर्म की बात करूं तो एजेटक सभ्यता लोग भाई बहुदेववादी थे, कई देवी देवताओं की भाई मेरे लोग पूजा उजा करते थे। और यहाँ के देवता कौन है, इनके जो देवता थे भाई सूर्य इनके देवता हैं और युद्ध के देवता माने जाते थे। बलिदान की प्रथा यहाँ थी, यार बलि चढ़ाई जाती थी, बलिदान की प्रथा हमको दिखाई देती है। इस राज्य में धार्मिक अनुष्ठान भाई मेरे खूब होते थे, राजा भी भाई मेरे बड़े बड़े यज्ञ हवन धार्मिक अनुष्ठान कह सकते भाई मेरे एजेटक सभ्यता में करवाया जाता था। अगली भाई हमारी भाई इंका सभ्यता, कई बार पेपर में भाई खाली इंका ही लिख देगा, इंका सभ्यता जैसे हड़प्पा सभ्यता भाई मेरे ना, उसी प्रकार से भैया मेरे इंका भी सभ्यता है। तो देखिएगा इंका सभ्यता भैया राजनीति कैसे है, तो इंका सभ्यता में कह सकते भाई मेरे यहां पर भी राजा होता था, राजशाही इंका भी सभ्यता में है। राजा को यहां पर सापा इंका कहा जाता है, यानी जो यहां का शासक होता है, जो राजा होता है उसको क्या बोलते हैं भाई मेरे, सापा इंका बोला जाता था, सापा इंका होता था। केंद्रीयकृत यानी राजा के हाथ में कह सकते भाई इंका सभ्यता में सारी शक्तियां होती थी। शासन प्रशासन बहुत शक्तिशाली था भाई मेरे इंका सभ्यता में, सड़कें बनी हुई थी इंका सभ्यता में। अलग अलग प्रांत भी होते थे भाई इंका सभ्यता में, कह सकते हो कि जहां पर अधिकारी नियुक्त किए थे इंका सभ्यता में होते थे।
इनका सभ्यता भैया समाज कैसा है, तो समाज जो है कह सकते समुदाय आधारित है, यहाँ पर यानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा इनका सभ्यता में। यहाँ पर जो आइलू, आइलू मूल रूप से यहाँ का समाज है, क्या है भाई मेरे, आइलू, याद रखिएगा क्या बोला मैंने, आइलू, आइलू यहाँ का भैया मूल समाज है। वर्ग विभाजन समाज में हमको दिखाई देता है। सामूहिक श्रम प्रणाली, यानी इनका सभ्यता में अगर आप देखो भाई लोग मिलजुल करके श्रम करते थे, यानी यानी कह सकते जो काम है वो मिलजुल करके लोग काम करते थे। अर्थव्यवस्था क्या है, इनका सभ्यता जो भाई कर सकते हो कि यहां पर भी जो अर्थव्यवस्था अगर आप देखोगे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और यहां पर भैया सीढ़ीदार खेत बना करके खेती की जाती थी भाई मेरे, यहाँ पर इनका सभ्यता में ये लोग क्या करते भाई, सीढ़ी वाला खेत, सीढ़ीदार खेत, यानी सीढ़ी जैसे नहीं, जैसे ऊपर 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 जैसे सीढ़ी नहीं चढ़ते भाई मेरे हम लोग, जीने की सीढ़ी नहीं चढ़ते हो, उसी प्रकार से खेत भी बनाए जाते थे, ऊपर 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 इस प्रकार से खेत बनते थे। जैसे मान लो कि ए फिर ए फिर ए, इस प्रकार से खेत बना करके भाई कहां पर खेती होती थी, सीढ़ीदार खेत बना करके खेती कहां होती थी, इनका सभ्यता में, समझ गए। आलू, यहां पर इनका शब्द हम कह सकते भैया आलू मक्का की फसलें खूब होती थी। राज्य जो है खासतौर से उत्पादन को नियंत्रण करता था, यानी किसानों को और खेती को कंट्रोल करता था राज्य। मुद्रा का भाई बहुत ज्यादा, यानी यहाँ पर करेंसी नहीं थी, वस्तु विनिमय होता है, यानी धातु, यानी जैसे मान लो मेरे पास टमाटर है और भैया मुझे आलू लेना है, तो मैं किसी को टमाटर दे दूंगा, वो आदमी भैया मुझे आलू दे देगा, यानी वस्तु विनिमय होता था खासतौर से इनका सभ्यता में। यानी यहाँ पर पैसे नहीं थे, करेंसी के जरिए चीजें नहीं चलती थी, वस्तु विनिमय होता था इनका सभ्यता में। धर्म क्या है, इनका सभ्यता का धर्म क्या है, यहाँ पर सूर्य, यानी सूर्य देवता प्रमुख थे, खासतौर से इनको इंटी बोला जाता था, इंटी देवता, यानी सूर्य भगवान को भैया यहाँ पर इंटी बोलते हैं, इंटी इनके मुख्य देवता सूर्य भगवान। दूसरा, सम्राट को ही सूर्य देवता का पुत्र माना जाता था। इनका सभ्यता का लोगों को मानना था जो राजा भैया सूर्य भगवान का पुत्र है, लड़का है, ठीक है। प्रकृति की पूजा भाई मेरे खूब होती थी, इनका सभ्यता के लोग थे भाई प्रकृति की पूजा खूब करते थे, जैसे झील झरना नदी तालाब पहाड़ पेड़ पौधे की पूजा खूब करते थे भाई मेरे, इनका सभ्यता लोग प्रकृति पूजा। धार्मिक अनुष्ठान भाई मेरे इनका सभ्यता में खूब होते थे। तो एजेटक सभ्यता भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी तुलना भी कर सकते खास तो अगर दोनों को पूछिएगा। और भाई मेरे इनका सभ्यता और एजेटक सभ्यता को लेकर के भाई मेरे मैं कंफर्म कह सकता हूं, डेफिनेटली आपको कह सकता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला बताते हैं क्वेश्चन भाई मेरे। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा इस्लाम का उदय और विस्तार बताओ। इस्लाम का भाई उदय कब हुआ और कैसे किस प्रकार से इस्लाम का विस्तार हुआ। तो देखिए भाई जो इस्लाम है यानी मुसलमान, जिस मुसलमानों का जो धर्म इस्लाम है, इसलिए बता देता हूं ताकि समझ जाओ, बहुत सारे लोग होते समझ ही नहीं पाते कि आखिर चीज क्या। तो इस्लाम क्या है, देखो मुसलमानों के धर्म को हम इस्लाम बोलते हैं, याद रखिएगा। और इस्लाम की जो शुरुआत है भाई मेरे 7वीं शताब्दी में होती है। कहां से होती है, अरब से। अरब में ही कह सकते भाई इस्लाम की शुरुआत हुई है। और इस्लाम कोई धर्म नहीं है बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक और नैतिक व्यवस्था है। भाई हमको कैसे जीवन जीना है, हम हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारी राजनीति कैसे होनी चाहिए और हमारी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, ये हमको कौन बता, भाई इस्लाम बताता है। यानी इस्लाम धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, पद्धति है, कह सकते हो इस्लाम। इस्लाम ने कह सकते इस्लाम जो है थोड़े समय में कह सकते भाई पूरे अरब में फैल गया है और आगे चलकर जो इस्लाम है पूरे एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में कह सकते इस्लाम धर्म का भैया बड़ी तेजी से कह सकते विस्तार होता है। पूरी दुनिया में कह सकते इस्लाम फैलता है और बहुत तेजी से भैया इस्लाम का प्रसार होता है। 7वीं शताब्दी में कह सकते भाई इस्लाम की शुरुआत होती है और उसके बाद जो इस्लाम है पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से विस्तार करता है। इस्लाम का उदय क्या होता है भाई, अरब से कह सकते, अरब से कह सकते भाई, अरब में कबीले होते थे। अरब जो है भाई मेरे वहां पर अलग अलग कबीले होते जिसको हम कबीले होते थे। यहाँ पर भाई कबीलों में बहुदेववाद की पूजा की जाती थी। और जो अरब में जो कबीले होते यहाँ पर समाज में असमानता थी, गैर बराबरी थी और मक्का के साथ इनका व्यापार था और मक्का इनका धार्मिक केंद्र था भैया खासतौर से अरब का। शुरू में पैगंबर मोहम्मद साहब, याद रखिएगा, इस्लाम धर्म की शुरुआत और इस्लाम धर्म के कह सकते कि सबसे बड़े कह सकते भाई पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है। तो ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म कह सकते भाई 1570 ईसा पूर्व में मक्का में होता है। तो कह सकते कि 15 बोल दिया, 570 पैगंबर साहब का भाई मेरे जो जन्म है वो कह सकते कि 570 ईस्वी में मक्का में हुआ और 610 में इनको भैया कह सकते यानी कह सकते हो कि अल्लाह का संदेश मिलता, किसको, पैगंबर साहब को। क्या है कि 610 में कह सकते भाई पैगंबर साहब को ईश्वरीय ज्ञान होता है, ईश्वरीय संदेश भाई अल्लाह का आता है। और एकेश्वरवाद यहीं से कह सकते भाई पैगंबर साहब ने कह सकते एकेश्वरवाद यानी अल्लाह का संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया और सामाजिक एकता की बात करता भाई मेरे इस्लाम।
न्याय की बात करता है और नैतिकता की बात कौन करता है भाई? इस्लाम करता है। और इस्लाम के भाई सबसे बड़े पैगंबर कौन है? पैगंबर साहब हैं जिनका जन्म 570 ईसा पूर्व में ईस्वी में मक्का में होता है और 610 में जाकर के कह सकते भाई इनको कह सकते कि अल्लाह का इनको ज्ञान होता है और आगे चल करके अल्लाह की एकता की और एकेश्वरवाद की बातें कौन करता भाई? पैगंबर साहब करते हैं। ठीक है, मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं कौन करता है? पैगंबर मोहम्मद। मक्का में भाई पैगंबर साहब का कह सकते भाई मक्का में इनका खूब विरोध किया मक्का के लोगों ने, और भाई पैगंबर साहब को कह सकते मक्का के लोगों ने भाई मेरे खूब परेशान किया। इसलिए 622 में कह सकते कि जो पैगंबर साहब है वो हजरत मक्का से मदीना आ जाते हैं। पैगंबर साहब के जो हजरत हैं कह सकते हैं मक्का से मदीना आ जाते हैं, हिजरत। और इस्लामिक कैलेंडर की भैया यहीं से शुरुआत होती है जिसको हम हिजरी सम्मत बोलते हैं। मदीना में पहला इस्लाम, मदीना जो है कह सकते हो कि पहला इस्लामिक राज्य बनता है। कौन बनता? मदीना। पहला मुस्लिम देश कौन सा बनता है? इस्लामिक देश कौन सा है? वो मदीना बनता है। मक्का की विजय 630 में कह सकते कि मक्का पर शांतिपूर्ण अधिकार कर लिया जाता है। काबा में, काबा जो है कह सकते हो कि वहां पर एकेश्वरवादी केंद्र, यानी वहां पर एक ही ईश्वर को मानना, क्योंकि इस्लाम भाई मेरे सिर्फ एक ही ईश्वर को मानता है। क्या है वो? सिर्फ अल्लाह को मानता है। 632 में कह सकते भाई 632 ईस्वी में कह सकते हो कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कह सकते हो भाई मेरे इनका निधन हो जाता है। ठीक है, इस्लाम का विस्तार भाई इस्लाम का विस्तार करने में कह सकते खलीफाओं का बड़ा योगदान है। तो इस्लाम में भाई मेरे सबसे कैसे 4 खलीफा माने जाते हैं। कौन कौन खलीफा कौन है भाई? जिन लोगों ने कह सकते इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, या कह सकते भाई मेरे जो लोग पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के एजुकेशन को आगे बढ़ाते थे उनको ही कह सकते भाई खलीफा बोला गया। तो कह सकते इस्लाम का प्रचार प्रसार जो करते थे उन्हीं को भाई मेरे खलीफा बोला जाता था। तो कह सकते खलीफा भाई जब पैगंबर मोहम्मद साहब नहीं रहे उसके बाद कह सकते इस्लाम में खलीफाओं की शुरुआत होती है। वह लोग कह सकते भाई खलीफा जो थे इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे। तो सबसे पहले अबू बकर कह सकते इस्लाम में भाई यानी सबसे पहले खलीफा अबू बकर बनते हैं, फिर उमर, उस्मान और अली जो कह सकते हैं कि ये चौथे खलीफा हैं, जो कि कह सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद भी हैं, यानी इनकी बेटी के दाम यानी पैगंबर साहब की एक लड़की है उसकी शादी किसी अली से हुई थी। अली जो कह सकते हो क्या है? चौथे खलीफा माने जाते हैं। और अरब में कह सकते हो कि एकता की शुरुआत की जाती है। सीरिया, मिस्र, ईरान, यहां पर भी कह सकते हैं इस्लाम का पूरी तरीके से भाई मेरे प्रसार होता है। अगर हम लोग बात करें इस्लाम की, उमैयद वंश क्या है? अगर आप देखोगे राजधानी इसकी दमिश्क है और साम्राज्य का तेजी से विस्तार होता है। उत्तरी अमेरिका, स्पेन, मध्य एशिया, यहां पर कह सकते एक प्रकार से अगर आप देखोगे उमैयद वंश की स्थापना होती है। उमैयद वंश भी कह सकते एक प्रकार से इस्लाम का प्रसार यहां पर होता है। अब्बासी वंश क्या है? इसकी राजधानी भाई मेरे बगदाद है। बगदाद में अब्बासी वंश आता है जिसकी राजधानी यानी अब्बासी वंश जो है भैया बगदाद में आता है। इसका राजनीतिक विस्तार होता है, सामाजिक सांस्कृतिक विस्तार होता है। यहाँ पर विज्ञान, कला, चिकित्सा की बात होती है। और इस्लाम के विस्तार में कह सकते हो इस्लाम की बढ़ोतरी में उमैयद वंश और अब्बासी वंश का कह सकते हो भाई बहुत बड़ा योगदान हमको दिखाई देता। इस्लाम का विस्तार के भाई कारण क्या था? भाई इस्लाम पूरी दुनिया में इतनी तेजी से क्यों बढ़ा, इसका रीजन क्या है? तो कह सकते भाई बहुत ही सरल धर्म था, बहुत ही स्पष्ट है। दूसरा क्या? इस्लाम की सबसे बड़ी मान्यता है भाई एक ईश्वरवादी है, यानी एक ही ईश्वर को मानता है। बहुदेवादी, कई सारे देवी देवताओं की पूजा तो इस्लाम में होती नहीं। तो इस्लाम क्या है भाई मेरे एकेश्वरवादी है और एक ही संदेश है। और इस्लाम जो भाई समानता की बात कर भाई सबको बराबर मानता है। न्याय की भावना है, यानी क्या है? न्याय की बात कौन करता है? इस्लाम। इसलिए कह सकते हैं इस्लाम के प्रचार प्रसार में इतना तेजी से कह सकते हैं इस्लाम इसलिए बढ़ा क्योंकि समानता की बात है, यानी भेदभाव, छुआछूत नहीं भाई मेरे इस्लाम में। दूसरा क्या कि राजनीतिक और सैनिकरण, इस्लाम को कह सकते भाई जो संगठित सेनाएं थी उन्होंने इस्लाम को बढ़ाया। और इस्लाम को बढ़ाने में कह सकते कई सारे सासानी साम्राज्य का भी कह सकते इस्लाम को प्रचार प्रसार करने में बहुत बड़ा योगदान है। सामाजिक आर्थिकरण, भाई कर व्यवस्था का इन लोगों ने कह सकते विरोध किया और उदार कर व्यवस्था की बात की। इस्लाम भाई धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। इस्लाम भाई किसी दूसरे धर्म का विरोध खास से शुरू में अरब में नहीं होता था। ठीक है, तो इस्लाम क्या है? इन्होंने बंदर व्यापार भी किया और व्यापार के जरिए कह सकते भाई इस्लाम को खूब ज्यादा पूरी दुनिया में फैलाया गया। सांस्कृतिक समन्वय, इस्लाम जो कह सकते एक प्रकार से सभी सभ्यताओं को अब समेट लेता है। इस्लाम जो भाई ज्ञान की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, और शिक्षा और ज्ञान के जरिए कह सकते भाई पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। इस्लाम का प्रभाव क्या पड़ा? अरब पर कह सकते भाई इस्लाम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और अरब का एकीकरण किसने किया भाई? इस्लाम ने किया। नए राज्यों को उद्यम कह सकते इस्लाम की भाई मेरे सबसे बड़ी भूमिका है। नए नए राज्यों को उदय था भाई इस्लाम से। व्यापार और नए नए राज्यों के विकास, नगरीकरण में कह सकते हो भाई अलग अलग जो राज्य बनते हैं ना उसको बोलते भाई नगरीकरण।
नगरीकरण में कह सकते भाई इस्लाम की सबसे बड़ी भूमिका है। ज्ञान और विज्ञान, यानी कह सकते ज्ञान और विज्ञान के प्रसार में कह सकते भाई इस्लाम, उसको भाई स्वर्ण युग इस्लाम को माना जाता है। ठीक है, तो भाई इस्लाम को लेकर के आपको इस्लाम का उदय क्या है, या इस्लाम को लेकर के भाई मेरे आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, या हर साल आता है इस्लाम का उदय क्या है, और इसमें खलीफाओं उल्लेफाओं को लेकर के काफी बातें होती हैं, और पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बातें होती हैं। तो भाई इस्लाम को लेकर के पूरा एक दो चैप्टर हैं, तो इसलिए कह सकते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन भाई इस्लाम को लेकर के जरूर आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस्लाम, हर बार पूछा गया, आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। और जितने मैं बता रहा हूं ये सारे इंपोर्टेंट ही बता रहा हूं भाई मेरे, यही सारा आपको एग्जाम में भी देख लेंगे। देखिए भाई मेरे क्या है, उमैयद खिलाफत क्या है और अब्बासीद खिलाफत क्या है। खिलाफत इसकी बात करेंगे, उमैयद खिलाफत, अब्बासीद खिलाफत क्या है। देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लामिक शासन में खिलाफत प्रणाली आती है। ठीक है, रशीदून खिलाफत के पश्चात कैसे थे इस्लाम में दो राजवंश आते हैं, एक तो है भाई मेरे उमैयद खिलाफत और एक है भाई मेरे अब्बासीद खिलाफत। दोनों खिलाफत क्या है, जो लोग भाई मेरे इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, इस्लाम में राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक इतिहास बताता है। उमैयद खिलाफत क्या है, उमैयद खिलाफत क्या है, इसकी स्थापना देखो, उमैयद जो खिलाफत है इसकी स्थापना भाई मेरे 1661 ईसा पूर्व में होती है। इसकी स्थापना भाई कह सकते हो कि मुआवी बिन अबू करता है, और इसकी राजधानी क्या है भाई, दमिश्क से यानी सीरिया होती है। उमैयद खिलाफत जो है, इसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, यहां पर खिलाफत जो है वंशानुगत है। खलीफा को यहां पर भैया सबसे सर्वोच्च माना जाता था, और केंद्र की शासन प्रणाली है। और अरब में कह सकते उमैयद खिलाफत को भाई मेरे सबसे ज्यादा मान्यता मिली। उमैयद जो खिलाफत कह सकते भाई मेरे, इसने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। उमैयद जो खिलाफत है, इसने कह सकते इस्लाम का स्पेन में प्रचार प्रसार किया, उत्तरी अमेरिका में, मध्य भारत में और सिंध में कह सकते उमैयद जो खिलाफत, उसने कह सकते भाई मेरे इस्लाम का प्रचार प्रसार भैया किसने किया, उमैयद खिलाफत ने। इनका प्रशासन और इनकी अर्थव्यवस्था कैसे भाई, उमैयद खिलाफत की, तो इनका अरबी प्रशासन, इनकी भाषा अरबी थी। अरे भाई कर भी लेते थे, जैसे जजिया कर लेते थे, खराज कर लेते थे। इस्लाम में इस प्रकार की कर व्यवस्था हमको दिखाई देती है उमैयद खिलाफत में। सामाजिक नीति क्या है, ये भाई मेरे गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव बहुत ज्यादा करते भाई उमैयद खिलाफत के लोग। जो लोग मुसलमान नहीं थे कह सकते, यानी हिंदुओं के साथ कह सकते भाई मेरे, ये बहुत ज्यादा जाति करते थे। और उमैयद खिलाफत के लोग जब मानते थे भाई जो अरब है यही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा मानते थे। इससे भैया असंतोष बढ़ा। उमैयद खिलाफत का भैया पतन क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर राजा था जो वंशानुगत था, बाद में राजा कमजोर पड़ गया, मतवाली असंतोष हो गया। सियाओं का भाई मेरे खूब ज्यादा विरोध करते भाई उमैयद खिलाफत। उमैयद खिलाफत जो कह सकते सुन्नी समर्थक हैं और कह सकते सिया का विरोध करते हैं। ठीक है, 770 में कह सकते भाई अब्बासीद क्रांति होती है, और उमैयद जो खिलाफत इसका भाई मेरे पूरी तरह से पतन हो जाता है। अब्बासीद खिलाफत क्या है, उमैयद खिलाफत के बाद कह सकते भाई अब्बासीद खिलाफत आती है। इसकी स्थापना भाई मेरे 750 में होती है। इसकी स्थापना कौन करता भाई, अबू अल अब्बास अल सफा करते हैं, और इसकी राजधानी भैया बगदाद है। यानी बगदाद में कह सकते हो भाई मेरे अब्बासीद खिलाफत की शुरुआत होती है, और उन लोगों ने भी कह सकते इस्लाम का प्रचार किया। इनका राजनीतिक व्यवस्था क्या भाई, अब्बासीद खिलाफत की। इनका भाई अधिक समावेशी शासन है। गैर अरब में कह सकते इन्होंने समानता की बात की है। फारसी भाषा को बढ़ावा देते हैं। खलीफा को धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख किसने बताया भाई मेरे, अब्बासीद खिलाफत भी कहती है। इनका प्रशासन क्या है, नौकरशाही के जरिए प्रशासन करते हैं। यहां पर वजीर है। न्याय व्यवस्था और कर व्यवस्था में इन्होंने सुधार किया भाई अब्बासीद खिलाफत ने। कौन सी खिलाफत भाई मेरे, ये अब्बासीद खिलाफत है। यहां पर संस्कृति और बौद्धिक उत्कर्षण खूब होता है। जो अब्बासीद खिलाफत है इसको बोला इस्लाम का भाई स्वर्ण काल बोला जाता है। अब्बासीद खिलाफत में विज्ञान, गणित, चिकित्सा, इसका भाई मेरे खूब सारा विकास होता है। यूनान में कई सारे ग्रंथों का विकास भाई अब्बासीद खिलाफत में किया जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था और व्यापार क्या था भाई मेरे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार खूब होता था। कृषि और उद्योगों का विकास हुआ, और मुद्रा का विकास भाई अब्बासीद खिलाफत में था। इसका पतन क्यों गया, जो भाई मेरे अब्बासीद खिलाफत है इसका विशाल साम्राज्य था, इसको चलाना भाई मेरे बहुत कठिन हो गया। अलग अलग प्रांतों में बट गया था, इसलिए इसका पतन हो गया। तुर्की सेना के प्रभाव के कारण कह सकते भाई मेरे अब्बासीद खिलाफत का खत्म हो गया। और कह सकते 1528 में मंगोलों ने कह सकते बगदाद पर आक्रमण किया, और अब्बासीद जो खिलाफत थी इसको पूरी तरह भाई किसने खत्म कर दिया, मंगोलों ने। मध्य एशिया की एक बहुत बड़ी जनजाति जिसको बोलते मंगोलों ने कह सकते भाई एक प्रकार से अब्बासीद खिलाफत पर
अब्बासीद खिलाफत पर आक्रमण किया और अब्बासीद खिलाफत का भाई पूरी तरीके से पतन हो जाता है, इसका खात्मा हो जाता है। तो उमैयद खिलाफत और अब्बासीद खिलाफत की भाई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। और मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन करके जाने हैं, यही क्वेश्चन भाई मेरे आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। मैंने जितना बताया है इतना पढ़ के जाइएगा, पेपर में भाई मेरे आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। और जितने मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है, इतना करके जरूर जाइएगा और इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा।